हेलो एंड वेलकम बैक। माय नेम इज़ मोहसिन अहमद और हमने HTML बिगिनर लेवल पर कंप्लीट किया है। तो हम लास्ट टाइम हमने देखा था कि हम अ, कुछ टैग्स हमें बेसिकली करने हैं जो कि हमने HTML में उनको छोड़ दिया था कि जब हम CSS स्टार्ट करेंगे तो अल्टीमेटली हम देखेंगे उन टैग्स को। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक div टैग, लेबल टैग एंड स्पैन टैग को नॉर्मल देखते हैं और उसके बाद से अपना CSS स्टार्ट करते हैं। तो मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ पहले। तो HTML and HTML close and body start and then body close, ठीक है ना। और यहाँ पर मुझे एक टैग यूज करना है div टैग और इस div को मैं रखता हूँ यहाँ पर this is an example of div टैग, ठीक है ना। और मैं div को क्लोज कर देता हूँ। सेव करेंगे तो मैं इसको अल्टीमेटली मेरे पास फोल्डर है CSS ऑनलाइन के नाम से। हमने सब फाइल्स HTML ऑनलाइन में रखी हुई हैं, ठीक है ना। ये सब फाइल्स हमारी HTML ऑनलाइन की थी। तो अभी मुझे चाहिए CSS ऑनलाइन में, ठीक है ना। और मैं यहाँ पर रख रहा हूँ div example डॉट HTML, ठीक है ना। और इसका आउटपुट देख लेते हैं। ये यहाँ पर सिंपल मेरा एक div टैग यहाँ पर शो हो गया है। अभी नॉर्मल देखने में div क्या है, बेसिकली कैसे ये काम करेगा, ठीक है ना। बिल्डिंग ब्लॉक होता है div, तो आपको अभी बहुत क्लियर आइडिया नहीं होगा। जैसे ही हम इसके साथ CSS ऐड करेंगे तो इसकी जो पावर है, इसकी जो ब्यूटी है वो सामने निकल कर आएगी। ऐसे नॉर्मल देखने में तो आपको लग जाएगा कि जैसे हम पैराग्राफ टैग में भी लिखते हैं या नॉर्मल लिखते हैं ऐसे ही भी दिख रहा है, ठीक है ना। तो अभी के लिए मैंने सिर्फ आपको एक नॉर्मल बताया। ठीक वैसे ही मैं उसके बाद आपको यहाँ पर एक लेबल ले लेता हूँ और लेबल को भी मैं देख रहा हूँ दिस इज अ लेबल, ठीक है ना। और लेबल को क्लोज करेंगे और देखेंगे जस्ट लेबल भी यहाँ पर आ गया है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में देखेंगे स्पैन और दिस इज अ स्पैन, स्पैन है बेसिकली। और स्पैन को क्लोज कर लेते हैं और ये इसका आउटपुट है। अच्छा, div में आपने एक बात नोटिस किया कि जब मैंने div लिखा है, div के बाद लेबल सेम लाइन में नहीं आया, लेकिन लेबल और स्पैन ये दोनों भी एक लाइन में आ गए हैं, ठीक है ना। तो ये ब्लॉक लेवल होता है अल्टीमेटली। तो क्या कुछ होता है इसमें, जैसे ही हम CSS ऐड करेंगे तो हमें इसके इन तीनों के बारे में पता चलेगा। तो यहाँ पर मैंने क्या देखा है, मैंने यहाँ पर div, लेबल एंड स्पैन भी लगाया है। ये नॉर्मल वर्क कर रहा है, ठीक है ना। अभी आप इसे नॉर्मल समझेंगे। जितना लेट ये div स्टार्ट हो रहा है, अल्टीमेटली सारा काम जब भी हम करेंगे, एक HTML का जो आर्किटेक्चर डिजाइन करना होगा तो वो मैं div टैग की हेल्प से ही डिजाइन करूंगा, क्योंकि div जो है वो एक बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है ना। तो जैसे पेज को भी आर्किटेक्चर करना है, पेज आर्किटेक्चर में वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ, जैसे आप एक प्लॉट आर्किटेक्ट करते हैं कि आपको इतना रूम चाहिए, यहाँ पर टॉयलेट चाहिए, यहाँ पर आपका एंट्रेंस होना चाहिए, ठीक वैसे ही एक पेज को भी मुझे वैसे ही आर्किटेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कैसे कैसे वो होगा, ये सब चीजें हम अल्टीमेटली यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखा है। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर कुछ समझ लेते हैं बातों। CSS अल्टीमेटली क्या है, CSS है कास्केडिंग स्टाइल शीट। ये HTML की जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि HTML के एट्रीब्यूट से एक्सेस हो जाती हैं, तो हम उन प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर लेते हैं। लेकिन CSS उसको थोड़ा और ब्यूटी प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैसे आपको स्टाइल लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। और कैसे वो वर्क करेगा, ये सब चीजें हमें यहाँ पर आज देखनी है। तो स्टाइल ऐड करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, ठीक है ना। एक है मैं बाय एट्रीब्यूट स्टाइल लगा सकता हूँ या फिर बाय टैग लगा सकता हूँ। अब मेरा मतलब क्या है, स्टाइल एज अ एट्रीब्यूट कैसे यूज होगा, मैं किसी भी टैग में, एनी HTML टैग, किसी भी टैग में मैं स्टाइल नाम का एक एट्रीब्यूट ऐड कर सकता हूँ। और बाय टैग से मेरा मतलब क्या है, बाय टैग से मतलब है कि मैं स्टाइल टैग बनाकर भी काम कर सकता हूँ। तो जैसे आप नॉर्मल हेड टैग देखते हैं, बॉडी टैग देखते हैं, ऐसे ही स्टाइल टैग भी यहाँ पर यूज हो सकता है। तो कैसे स्टाइल एज अ एट्रीब्यूट यूज होता है और कैसे बाय टैग यूज होता है, तो ये दोनों चीजें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो मैं एक फाइल बनाता हूँ, एक न्यू फाइल ले लेते हैं और इस फाइल को रखते हैं HTML क्लोज एंड बॉडी ओपन एंड बॉडी क्लोज, ठीक है ना।
तो यहाँ पर मैंने एक div टैग लिया है, div, और उस div में हम रख लेते हैं this is an example of style as a attribute, और मैं इसको div को क्लोज कर लेता हूँ, ठीक है ना। सेव करते हैं बार, और यहाँ पर रखते हैं div style as a attribute। मतलब क्या है मेरा, मैं यहाँ पर जैसे div है, जैसे कोई भी टैग होता है, जैसे आपने एंकर टैग देखा है, टेबल टैग देखा है, उसमें मैं स्पेस लगाकर कोई ना कोई एट्रीब्यूट लिखता हूँ, है ना। तो ऐसे ही मैं यहाँ पर एज ए एट्रीब्यूट बना रहा हूँ STYLE स्टाइल। अब इस स्टाइल में इज इक्वल टू लगाऊंगा और डबल क्वोट्स ओपन करूंगा। यहाँ पर जो मुझे स्टाइल देना है वो स्टाइल मेरे पास कुछ कैसे होना चाहिए, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं स्टाइल की। क्या होती हैं प्रॉपर्टीज? प्रॉपर्टीज जो है वो दो चीजों से मिलकर बनती है, एक उसमें की होती है, कॉलम लगाते हैं, और एक उसकी वैल्यू होती है, और फिर सेमी कॉलन से उसको क्लोज कर सकते हैं। और ऐसे ही करके आप कई सारी कीज लगा सकते हैं, की 1 एंड देन वैल्यू 1, अगेन की 2 एंड वैल्यू 2 एंड सो ऑन, ठीक है ना। आप ऐसे प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं। तो वो प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कलर एक प्रॉपर्टी हो सकती है, बैकग्राउंड एक प्रॉपर्टी हो सकती है, फॉन्ट एक प्रॉपर्टी हो सकती है, ऐसे पूरी लिस्ट है प्रॉपर्टीज की, ठीक है ना। तो जैसे जैसे भी हमें रिक्वायरमेंट आती रहेगी हम वैसे वैसे आपको वो बनाएंगे। तो पूरी लिस्ट एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से ये लिस्ट स्टार्ट होती आती है, जैसे कलर और बैकग्राउंड, फिर बॉर्डर, बॉर्डर के बाद आ जाता है हमारा मार्जिन, आउटलाइन और पैडिंग, ये सारी प्रॉपर्टीज है। तो वन बाय वन इन सब प्रॉपर्टीज को हमें सबको एक्सेस कर लेना है, ठीक है ना। तो ये देखकर थोड़ा आपको अजीब लग रहा होगा, कोई बात नहीं, वन बाय वन हम इनको देखते हैं। तो हम स्टाइल एज एट्रीब्यूट पर आ जाते हैं। तो मैं रिक्वायरमेंट क्या है हमारी उसके अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा। मैं प्रॉपर्टीज को लगाने के बाद आपको शो नहीं कराऊंगा, पहले मैं रिक्वायरमेंट बताऊंगा, तब उसके बाद हम इसको लगाएंगे। जैसे अभी हमने क्या किया, मैं इसको ओपन कर दे रहा हूँ, ओपन ऑलरेडी है ये नहीं है, तो मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ। ओपन होने के बाद ये कैसे दिखता है, जैसे, तो ये आ गया है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्टाइल एज अ एट्रीब्यूट, ठीक है। ये डिव टैग है। मैं चाहता हूँ कि इस जो ये लिखा हुआ है इतना, जब मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ इसके पीछे जो है बैकग्राउंड कलर ब्लू हो गया, क्योंकि सिलेक्शन ऐसे ही दिखता है। तो मैं चाहता हूँ बाय डिफॉल्ट मुझे इसका कुछ बैकग्राउंड कलर दिखना चाहिए, या फिर मुझे जैसे ब्लैक में लिखा हुआ है मुझे ब्लैक में नहीं चाहिए, मुझे इसको थोड़ा डिफरेंट कलर चाहिए, जैसे मुझे रेड चाहिए, ब्लू चाहिए, ग्रीन चाहिए। तो ये कलर्स में मुझे ये टेक्स्ट लिखा दिखना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले टेक्स्ट का कलर कैसे चेंज करते हैं हम वो देखते हैं। तो टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए ये मैंने स्टाइल टैग लगाया है। इस स्टाइल टैग के अंदर मैं यहाँ पर इज इक्वल्स टू लगाकर डबल क्वोट्स में आ गया हूँ, और जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया था यहाँ पर मुझे कोई की लिखनी होगी एंड देन कॉलन लगाना होगा और उसकी वैल्यू लिखनी होगी, ठीक है ना। तो ये की वैल्यू पेयर में हमारा CSS होता है, ठीक है ना। की वैल्यू पेयर क्या होता है, ये बस सिंपल ऐसे आप इसे समझ लीजिए। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो इसे मैं बहुत सिंपल कर देता हूँ लैंग्वेज को, कि भाई यहाँ पर मुझे क्या रखना है, यहाँ पर मुझे कोई प्रॉपर्टी रखनी है और उसकी वैल्यू रखनी है। तो प्रॉपर्टी का नाम क्या है, प्रॉपर्टी का नाम है सिंपल कलर। याद रखना बहुत इजी हो जाएगा, कलर है, समझ में आ रहा है कलर है, किस चीज का कलर है, क्या ये बैकग्राउंड का कलर है या ये फोरग्राउंड का कलर है, नहीं, कलर जो है वो हमेशा फोरग्राउंड पर यूज होगा, यानी जो टेक्स्ट का कलर है उसके लिए सिंपल रखा गया है कलर, ठीक है ना। तो यहाँ पर कॉलन लगाऊंगा। कॉलन कहाँ पर आता है, आपके एंटर के जस्ट बराबर में, सिंगल कीवर्ड के जस्ट बराबर में, एल के बराबर में होता है। आपके कीबोर्ड देख लीजिए, ये जो दो डॉट दिखते हैं इसको हम कॉलन बोलते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर जो भी कलर आपको रखना है, ठीक है ना, वो कलर आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। जैसे मुझे रखना है इसका कलर रेड, और फिर मैं सेमी कॉलन लगा देता हूँ। देखिए बहुत सिंपल है, ये प्रॉपर्टी का नाम है, उसके बाद ये आपका कॉलन हुआ एंड देन ये आपकी वैल्यू हो गई, और फिर मैंने सेमी कॉलन लगाकर इसको क्लोज कर दिया। ये कहाँ पर मैं कर रहा हूँ, स्टाइल में कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा डिफरेंट है। आप प्रैक्टिस कर लीजिए, वीडियो को यहीं पर पॉज कीजिए, इतना कोड अपने एडिटर में लिखिए, सेव कीजिए, आउटपुट देखिए, सही आता है तो आगे वीडियो को देखना स्टार्ट कीजिए। तो मैं इसको सेव कर दे रहा हूँ। सेव करने के बाद मैं वापस पहुंच रहा हूँ अपना ब्राउजर के ऊपर, F5 प्रेस करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। तो आप देखेंगे इसका कलर क्या हो गया है, रेड हो गया है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट था, आप डिफरेंट कितने भी कलर यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ अभी ग्रीन, तो ग्रीन हो सकता है, स्काई ब्लू, सेव करते हैं, स्काई ब्लू हो जाएगा, ठीक है ना। तो डिफरेंट कलर हो सकता है।
अब हो सकता है आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आए, ये कलर तो कितने हम याद रख सकते हैं, कितने कलर के नेम्स हो सकते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स देखे हैं आपने वेबसाइट्स में, तो वो कैसे आएंगे। तो कलर देने के दो तरीके हैं, एक हेक्साडेसिमल से आप कलर दे सकते हैं और एक बाय नेम दे सकते हैं। तो बाय नेम जितने भी आपको कलर्स के नेम याद है उतने कलर के नेम्स आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हेक्साडेसिमल क्या होता है, बाकी के दूसरे कलर्स कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आरजीबी की वैल्यू से आप कलर कैसे सेट कर सकते हैं, वो हम आगे चलकर देखेंगे। अभी चूंकि हमने जस्ट स्टार्ट किया है, बहुत बेसिक लेवल पर है, ठीक है ना। आपका भी ये फर्स्ट टाइम हो सकता है, तो मैं सिर्फ यहाँ पर कलर नेम से मैंने कलर देकर आपको दिखाया, ठीक है ना। और ये बाय डिफॉल्ट मुझे छोटा दिखाई दे रहा है, मैं चाहता हूँ कि इसका फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा हो जाए। देखिए रिक्वायरमेंट जनरेट कर रहे हैं और उसके साथ आपकी रिक्वायरमेंट की सॉल्यूशन अगर हो जाए तो लर्निंग बहुत फास्ट हो जाएगी। मैं अगर आपको सीक्वेंस में बताऊंगा, जैसे मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, वहां पर सीक्वेंस में पड़ा रहता है, अभी उसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है लेकिन आपको वो लर्न करना पड़ रहा है। तो हम पहले रिक्वायरमेंट जनरेट कर रहे हैं, फिर उसका सॉल्यूशन सामने आ रहा है, ऐसे लर्निंग 10 टाइम्स फास्ट हो जाती है, ठीक है ना। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फॉन्ट, तो मैंने क्या बताया था, जैसे ये क्लोज करें तो चाहे तो आप यहाँ पर स्पेस दे सकते हैं और चाहे तो स्पेस ना भी दें आप, ठीक है ना। तो फॉन्ट्स का आपको साइज इंक्रीज करना है, तो फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है, कुछ भी टिपिकल कोडिंग नहीं है, जस्ट लिखिए फॉन्ट, एक हाइफन लगाइए और लिखिए साइज, दैट्स इट। कॉलन लगा दीजिए, ये फॉन्ट साइज आपका प्रॉपर्टी हो गया, और कॉलन लगाइए। यहाँ पर आप कितना भी फॉन्ट साइज डाल दीजिए, जैसे मैं डाल रहा हूँ 20 px, बस px डालना याद रहना चाहिए आपको। px क्या होता है, px जो होता है यहाँ पर पिक्सल्स होते हैं, ठीक है ना। जब भी हम कोई काम करते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के साथ, तो ज्यादातर आपने देखा होगा पिक्सल्स में काम होता है, ठीक है ना। जैसे इंच भी होता है, सेंटीमीटर्स होता है, mm होता है, ऐसे यहाँ पर पिक्सल्स होते हैं, ठीक है ना। तो px पिक्सल्स के लिए लिखा जाता है, बहुत सिंपल है। मैं सेव कर रहा हूँ और सेव करने के बाद जस्ट रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे कि उसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। तो मैं 20 की जगह इसको 30 कर दे रहा हूँ, तो आप देखेंगे साइज और थोड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने कलर यूज किया है एंड फॉन्ट साइज यूज किया है। उसके बाद मैं यहाँ पर कहीं पर भी, मतलब बस आपका कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, आपका ये जो सेमी कॉलन है, अगर ये गलती से लगाना आप भूल गए, एज इट इज आपने सेव कर दिया और रिफ्रेश किया, तो देखो जो भी आपने स्टाइल दिया है वो सब कुछ हट जाएगा, फॉन्ट साइज भी हट गया और कलर भी हट गया। तो बस आपको ये कॉम्बिनेशन याद रखना है, ठीक है ना। यही एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, यही कोडिंग है जो आपको ध्यान रखनी है और इसी की आपको प्रैक्टिस करनी है। एक बार ये प्रैक्टिस में आ गया तो आप किसी भी तरह का स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। फिर मैं क्या करता हूँ, बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड से मेरा क्या मतलब है, बैकग्राउंड से मतलब ये है कि ऊपर का कलर तो यहाँ पर ही आ जाएगा, बैकग्राउंड यानी इसके पीछे का जो कलर है वो चेंज होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर आ रहा हूँ और यहाँ पर लगा दे रहा हूँ ब्लैक और सेमीकोलन लगा देता हूँ, सेव करूंगा, रिफ्रेश, अपने ब्राउजर पे जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो आप देखेंगे ये ब्लैक पूरी स्ट्राइप हो गई है। अच्छा, अब डिव की आपको कुछ बातें यहाँ पर थोड़ी सी ध्यान रखनी है। देखिए चूंकि सॉरी, चूंकि ये डिव था, तो डिव के अंदर क्या खास बात होती है, डिव जो है विड्थ डिव की जो है वो 100% होती है। आपने टेक्स्ट तो इतना लिखा है, लेकिन यहां से यहां तक लिखा है, लेकिन क्या हुआ है, उसने जो अपनी जगह बनाई है वो जितना भी आपका स्क्रीन है उस पर 100% ले लिया है। इसी वजह से जब भी आप कोई चीज जस्ट डिव के बराबर में भी लिखेंगे, ठीक है ना, जैसे यहाँ पर भी लिखेंगे हेलो, तो ये यहाँ पर इसके जस्ट बराबर में नहीं आएगी, नीचे आएगी, क्योंकि यहाँ तक तो डिव ने अपनी जगह ले ली है 100% और ये हेलो जस्ट नीचे आ गया है। तो इसमें बी आर लगाने की भी नीड नहीं थी क्योंकि इसने 100% अपनी जगह यहाँ पर बना ली है। तो मैं अभी इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए, तो हमने 3 प्रॉपर्टीज देखी हैं, कलर जो कि हमने स्काई ब्लू लगाया है, बैकग्राउंड जो कि हमने ब्लैक लगाया है, और फॉन्ट साइज जो कि हमने 30 पिक्सल रखा है, ठीक है ना। तो ये 3 कॉमन प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पर ले लिया है। आप चाहे तो इसकी विड्थ जो कि 100% हो रही है, आप उसे अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये डिव यहाँ तक 100% ना जाए, बस इतनी जाए, तो मैं आइडिया से क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर डाल देता हूँ 650। तो विड्थ ले लेते हैं, विड्थ कॉलन 650, चूंकि 650 क्या है, उसकी विड्थ है, ठीक है ना। और जब भी कोई ऐसी चीज होगी तो आपको याद होगा, हमने बताया आपको ये सेमीकोलन या px लगाना, देन उसके बाद सेमीकोलन लगाइए, कंट्रोल एस कीजिए और आप देखेंगे ये विड्थ यहाँ तक आ गई है। तो मुझे आइडिया था बेसिकली यहाँ पर 650 होना है, ये भी आपको क्लियर आइडिया धीरे धीरे हो जाएगा। आपको अपनी स्क्रीन का साइज पता होना चाहिए कितना होता है, ठीक है ना।
तो 1366 नॉर्मल लैपटॉप या आपकी लैपटॉप स्क्रीन का साइज होता है, तो यहाँ पर 650 उसका मैंने जस्ट आधा समझा है, तो ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो आप इसे परसेंटेज में भी रख सकते हैं और भी डिफरेंट रख सकते हैं, इंचेस में भी रख सकते हैं, लेकिन वो अभी हम नहीं रख रहे हैं, उसको हम बात के लिए छोड़ दे रहे हैं। तो बेसिक आइडिया आपको हो गया है। यहाँ पर मैंने क्या किया, इतना स्टाइल लिखा है और देखो मेरा पेज थोड़ा सा उसमें ब्यूटी आती जा रही है, ठीक है ना। अब आपकी रिक्वायरमेंट हो सकती है कि हमें बैकग्राउंड में भी कलर देना है। फॉर एग्जाम्पल बैकग्राउंड में हमें ऑरेंज कलर देना है, ठीक है ना। तो बैकग्राउंड क्या है, बेसिकली बैकग्राउंड ये जो पूरा हमारा यहाँ पर व्हाइट पोर्शन दिख रहा है, ये पूरा का पूरा हमारा बॉडी एरिया है, ठीक है ना। बॉडी कहाँ पर है हमारा, ये वाला, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक जो भी कुछ लिख रहे हैं हम यहाँ पर आ रहा है ना। तो मैं यहाँ पर एक स्टाइल लगा रहा हूँ, STYLE, स्टाइल इज इक्वल्स टू डबल क्योट्स। कैसे मैंने बताया था, यहाँ पर लिखना है बैकग्राउंड, सिंपल कॉलन लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे एक कलर का नाम विच इज ऑरेंज, सेमी कॉलन लगाना है, कंट्रोल S करके सेव कर देता हूँ, ऑल्ट एंड टैब प्रेस करता हूँ, मैं ब्राउजर पर स्विच कर जाऊंगा और यहाँ पर F5 प्रेस करूंगा, तो आप देखेंगे मेरा जो भी मैंने अपडेट किया था वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गया है, मेरा बैकग्राउंड का जो कलर है वो ये आ गया है। मैं चाहता हूँ कि ऑरेंज ना लगाकर कोई दूसरा कलर लगाऊं, जैसे मैं इसे पूरा ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। तो ये पूरा ब्लैक हो गया है। मैं यहाँ पर इसको स्काई ब्लू कर देता हूँ, तो स्काई ब्लू हो गया। देखिए आपने अभी तक बहुत कुछ नहीं सीखा है, आपने सिर्फ 4 प्रॉपर्टीज सीखी है और आपने अपने HTML पेज का यानी वेब पेज के ऊपर कलरिंग करके उसको थोड़ा सा ब्यूटी ऐड कर दिया है, ठीक है ना। और देखो देखने में कितना अच्छा लगने लगा है। और वापस हम आते हैं, एक हमने HTML में आपको टैग नहीं बताया अभी तक, तो वो टैग अभी बता दे रहा हूँ। तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर वो टैग है सेंटर। तो जो भी कंटेंट आपने लिखा है वो सेंटर में हो जाएगा, तो मैं सेंटर टैग यहाँ पर लगा देता हूँ। तो आप देखेंगे ये आपका सेंटर में हो गया है, ठीक है ना। तो सेंटर में हमारे पास CSS से भी लगा सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि हम कुछ प्रॉपर्टीज जो HTML में इजीली अवेलेबल है, जैसे फॉन्ट, तो हमारे पास फॉन्ट टैग भी अवेलेबल है और यहाँ पर फॉन्ट प्रॉपर्टी भी अवेलेबल है, तो कौन सी लगाएं। देखिए ऐसा नहीं है कि आप फॉन्ट टैग नहीं लगा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको स्टाइल वहाँ पर मिलेगा नहीं। तो मेरा जो सजेशन है वो ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करने के लिए तो HTML के जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है उनको भी एक्सेस कीजिए, लेकिन जब आप एक रियल प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हम CSS को ज़्यादा प्रेफर करेंगे, ठीक है ना। तो मैं CSS के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर ये सेंटर लगाया, मैं इस सेंटर को अपने अकॉर्डिंग भी यूज़ कर सकता था CSS के थ्रू, लेकिन अभी मैंने उतनी CSS आपको नहीं बताई है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर ये सेंटर टैग लगाया है सेंटर में करने के लिए, ठीक है ना। अब जो भी मैं कुछ लिखूंगा अगर इस सेंटर के अंदर ही आए तो वो सब कुछ सेंटर में आएगा, ठीक है ना। तो चलिए कोई बात नहीं, और स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं और भी। अच्छा, क्या मैं इस डिव का हाइट भी चेंज कर सकता हूँ? ठीक है, देख लेते हैं हाइट चेंज करके। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं HEIGHT हाइट, और हाइट को यहाँ पर रख लेते हैं 80 पिक्सल्स। तो देखेंगे 80 पिक्सल्स ये आ गया। तो ऐसे ये बन गए हमारे सामने, एक हाइट आ गई है। अब ये मेरा टेक्स्ट ऊपर जा रहा है, ये मिड में आना चाहिए था, है ना। तो इतना अभी हमने CSS नहीं पढ़ी है, ये स्टेप बाय स्टेप हम थोड़ा आगे चलेंगे तो पढ़ेंगे। मैं आपका जो ध्यान है वो एक दूसरी तरफ लेकर जाना चाह रहा हूँ। देखिए अभी तो मैंने इतना कुछ लिखा है, वेब पेजेस क्या होते हैं, वेब पेजेस में तो बहुत ज़्यादा कंटेंट आ जाता है। अब बहुत ज़्यादा कंटेंट होगा, स्टाइल भी फिर उतना ही आएगा, जितने भी HTML टैग लगाएंगे सबको कुछ ना कुछ स्टाइल प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर स्टाइल लगा लगा कर काम करना क्या अच्छा है। देखिए ये आपके पास एक तरीका है कि आप स्टाइल को एज अ एट्रीब्यूट यानी टैग के साथ लगा सकते हैं, इंडिविजुअल टैग के ऊपर ये अप्लाई हो जाए। मान लीजिए मुझे सेम ऐसा ही एक और चाहिए था, ठीक है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर आ रहा हूँ डिव, और डिव के ऊपर लगा रहा हूँ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिव, और इसको क्लोज कर रहा हूँ अगेन। अब मैं जब जैसे उसके नीचे आऊंगा, देखिए उसके ऊपर ये डिजाइन अप्लाई नहीं हुआ है क्योंकि मैंने उसके ऊपर वो स्टाइल नहीं लगाया है। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे वापस से यहाँ पर स्टाइल लिखना पड़ेगा, कलर लगाना होगा, बैकग्राउंड लगाना होगा,
फॉन्ट साइज लगाना होगा, फॉन्ट साइज 30 पिक्सल्स, मतलब सब मुझे प्रॉपर्टी सेम दोबारा दोबारा लिखनी पड़ेंगी। यहाँ पर विड्थ मैंने मैनेज नहीं किया है तो मुझे विड्थ करना पड़ेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो 100% ले लेता है। तो विड्थ लगा लेते हैं हम वापस से 650। तो अब आप देखेंगे ये सारी स्टाइल इसके पास ऐसे आती चली जाएगी, ठीक है ना। लेकिन आप एक बात नोटिस कर रहे होंगे कि जितना स्टाइल मैंने यहाँ लिखा है उतना ही स्टाइल मुझे यहाँ पर भी लिखना पड़ रहा है। ये तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाला हो रहा है काम। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ एक बार और फिर नीचे आ जाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल तीनों चारों जगह मेरे पास ये आ गया है। अब मैं चाहता हूँ कि इन सब का बैकग्राउंड कलर ब्लैक की जगह मैं ग्रीन करूँ। तो देखो मुझे तीनों जगह जाकर लिखना पड़ेगा। कहाँ कहाँ पर है, यहाँ पर एक बार ये है, इसको भी ग्रीन करना पड़ेगा, फिर उसके नीचे वाले को ग्रीन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद नीचे जाकर फिर ग्रीन करना पड़ेगा। और मुझे ये बहुत मतलब टास्क ही लग रहा है कि यार ये इतनी सारी जगह जाकर काम करना पड़ रहा है, ये सही नहीं है भाई, ठीक है ना। तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि मैं एक जगह कलर चेंज करूं और सब जगह कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए, या फिर मैं ऐसा कुछ करूं कि जब मुझे सबके कलर अलग अलग रखने हो तो मेरे अकॉर्डिंग हो जाए। लेकिन ये बड़ा दोबारा दोबारा जब कोड करना पड़ रहा है, ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना। आपने हो सकता है मेरी डिफरेंट वीडियोस में सुना होगा, जब हम कोडिंग करते हैं, कोडिंग करने का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है कि आप हमेशा याद रखें कि जो भी आपने कोड किया है, अगर वो कहीं पर रिपीटेशन हो रहा है तो रिपीट तो हो, लेकिन वहां पर आपका कोड रिपीट नहीं होना चाहिए। आपने जो एक बार कोड लिखा है वो रीयूज होना चाहिए। और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये बार बार कोड लिखा जा रहा है ना, हम ऐसा कर रहे हैं। तो हम इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं कैसे, जो हमने यहाँ पर अभी अभी बात किया था कि हमने अभी पढ़ा है प्रॉपर्टीज स्टाइल एज अ एट्रीब्यूट, हमें अब स्टाइल एज अ टैग पढ़ना है। ये प्रॉब्लम हमारी यहाँ पर सॉल्व हो सकती है, ठीक है ना। कैसे सॉल्व होगी, क्या कुछ करना होगा, ये हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो मैं इस वाली फाइल को तो एज इट इज रहने दे रहा हूँ, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी नई फाइल ले रहा हूँ और वहां पर पेस्ट कर देता हूँ और वापस इसको सेव करता हूँ। इसका नाम रख लेते हैं हम स्टाइल, स्टाइल एज अ टैग एग्जाम्पल, और HTML लगाकर सेव कर देते हैं एंड दोबारा वापस इसको ओपन करते हैं तो आउटपुट तो बिल्कुल सेम ही आएगा क्योंकि हमने कॉपी पेस्ट किया है, ठीक है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन सब में से स्टाइल टैग को हटा दे रहा हूँ वन बाय वन करके। सब में से जो स्टाइल एट्रीब्यूट, सॉरी जो स्टाइलिंग थी वो मैं सबको हटा दे रहा हूँ। तो एंड, और यहाँ से भी इसको हटा देते हैं और यहाँ से भी इसको हटा देते हैं। अगेन हम यहाँ से भी इसको हटा देते हैं, ठीक है ना। ये हट गया है तो मैं सेव करूंगा और देखूंगा ये बिल्कुल प्लेन हो गया है, लेकिन बैकग्राउंड में अभी भी आ रहा है, ठीक है। मैं यहाँ से भी ये स्टाइल टैग हटा देता हूँ बॉडी से, ठीक है ना। तो अब ये सिंपल हमारे पास हो गया है और मैं ये सेंटर टैग अभी नहीं हटा रहा हूँ, ठीक है ना। सेंटर टैग को ऐसे ही लगा रहने देते हैं और ये बीच का स्पेस भी हटा देते हैं, तो ये नॉर्मल ऐसे दिख रहा है। अभी मुझे क्या करना होगा, देखिए मैंने लास्ट वीडियोस में आपको बताया था कि हम हेड लगाते हैं और मैंने बताया था उसमें हम टाइटल यूज कर सकते हैं, और दूसरा मैंने आपको बताया था वहां पर हम स्टाइलिंग और स्क्रिप्ट भी यूज कर सकते हैं। तो आज हमें क्या करना है, स्टाइल यूज करना है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे स्टाइल, और देखो ये एंगल ब्रैकेट लगा रहा हूँ, विच मीन्स मैं यहाँ पर स्टाइल एज अ टैग यूज करने वाला हूँ। तो स्टाइल को क्लोज करते हैं क्योंकि टैग है तो टैग ओपन होगा और क्लोज भी होगा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर इनमें से जितने भी मैंने ये टैग्स लगाए हैं इन सबको मुझे एक्सेस करना होगा यहाँ पर, ठीक है ना, स्टाइल के अंदर, ठीक है ना। तो अब मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूँ, मैं किसी को भी जब एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैं उसके नाम से उसको एक्सेस कर सकता हूँ। ये एक तरीका है। नाम क्या है, यहाँ पर डिव है, ठीक है ना, और एक टैग है हमारा ये सेंटर, और एक टैग है बॉडी। तो ये तीन टैग्स अभी हमारे पास अवेलेबल है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर सबसे पहले बॉडी के नाम से करता हूँ। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ BODY बॉडी, बॉडी का नाम, बॉडी टैग का नाम बॉडी है तो सिंपल मैं बॉडी लिख रहा हूँ।
उसके बाद मुझे एक नई चीज क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पर लगाना पड़ेगा कर्ली ब्रेसेस। क्लियर? और कर्ली ब्रेसेस में मैं इसको यहीं पर रहने देता हूँ। मुझे क्या करना है, बैकग्राउंड। तो यहाँ पर मैं बस एज इट इज जो मैंने किया था वो काम स्टार्ट कर देते हैं। बैकग्राउंड यानी प्रॉपर्टी का नाम, कॉलन, और उसके बाद स्काई ब्लू, देन सेमीकोलन। सेव करते हैं और देखते हैं हमारा बैकग्राउंड का कलर चेंज हो गया है। ठीक है ना, देखो बहुत अच्छा हो गया। अब हमने कहा क्या किया, बॉडी में जाकर कुछ भी नहीं किया, इस बॉडी को यहाँ पर एक्सेस किया है एंड उसमें बैकग्राउंड लगा दिया है। तो वो देखेंगे आप पूरे पेज के ऊपर, यानी पूरा डॉक्यूमेंट हमारा स्काई ब्लू नाम का कलर जो था वो यहाँ पर अप्लाई हो गया। ठीक है, अभी क्या मैं एक्सेस कर सकता हूँ डिव को भी? हाँ जी बिल्कुल, डिव लगाइए, कर्ली ब्रेसेस ओपन कीजिए, कर्ली ब्रेसेस क्लोज कीजिए एंड अब देखिए क्या क्या प्रॉपर्टीज मैंने वहां पर लगाई थी। ठीक है ना, चलिए वन बाय वन हम खुद से देख लेते हैं। ठीक है, वहां पीछे जाकर देखने की नीड नहीं है। वो प्रॉपर्टीज हो सकता है शायद आप में से सभी को याद होगी, एक बार मैं वापस से बता देता हूँ तो शायद आपको वो रिकॉल हो जाएगी। ठीक है ना, तो डिव में हमने सबसे पहले क्या कहा था, हमने उसका फॉन्ट का कलर चेंज किया था। तो फोरग्राउंड कलर कैसे चेंज करते हैं, सिंपल कलर लगाकर। तो कलर है हमारा यहाँ पर हम ले लेते हैं कलर BLUE ब्लू, और देखेंगे कलर ब्लू होते ही ये कलर ब्लू हो जाएगा। फिर बैकग्राउंड कलर हमने क्या बोला था, ब्लैक। अब ये जिसके ऊपर भी, ये पूरी डिव, जितनी भी डिव्स आपने बनाई हैं सबके ऊपर अप्लाई हो रहा है, सिर्फ एक के ऊपर नहीं अप्लाई हो रहा है, सबके ऊपर वन बाय वन अप्लाई हो गया। ठीक है ना, चलिए वापस आते हैं और बैकग्राउंड के बाद हम क्या करते हैं, फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज हमने रखा था 30 पिक्सल्स, तो सबकी डिव का साइज जो है ये 30 पिक्सल्स हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद हमने क्या किया था, ये यहाँ पर 100% जा रहा है, इसके विड्थ को मैनेज किया था हमने, दैट इज 650 पिक्सल्स। तो यहाँ पर ये लगा देते हैं और ये 650 हो गया है। उसके बाद हमने इसको हाइट देना है, हाइट हम दे देते हैं इसको 40 पिक्सल्स ईच। तो सबको 40 पिक्सल्स यहाँ पर हो जाएगा। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, थोड़ी हाइट ज़्यादा दे देते हैं, 50 पिक्सल्स दे देते हैं तो थोड़ा और ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपने देखा ये एक्चुअली जस्ट एक के बाद दूसरी लगी हुई है, तो आपको ये क्लियर आइडिया नहीं हो रहा है, इनके बीच में गैप है। तो मैं अगर यहाँ पर ये गैप BR लगाकर बनाऊं तो आपको अब क्लियर आइडिया हो जाएगा। ठीक है ना, सबके बाद BR लगाऊं। ठीक है ना, तो BR से मैं सिर्फ आपको एक बताना चाह रहा हूँ कि ऐसे आप यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है सॉरी। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज थी और दो तरीके थे। देखो, स्टाइल एज अ एट्रीब्यूट किया जा सकता है, स्टाइल एज अ टैग किया जा सकता है। तो हमारा ये टैग के हेल्प से हमने किया है। तो स्टाइल टैग लगाया है, हेड के अंदर लगाना है, ये बात ही आपको याद रखना है। बॉडी के अंदर हमारे नॉर्मल टैग्स आते हैं और स्टाइल टैग हमारा कहाँ पर आता है, हेड टैग के अंदर आता है। ठीक है ना, चलिए तो ये आपके सामने। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। क्या मैं ये जो मैंने स्काई ब्लू बैकग्राउंड कलर दिया है, क्या मैं यहाँ पर कोई इमेज लगा सकता हूँ? हाँ जी बिल्कुल लगा सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर बैकग्राउंड में ये जो मैंने कलर लिखा है इस कलर को हटा देता हूँ। हाँ सॉरी, यहाँ पर मैं लिखता हूँ URL। तो इमेज लगाने के लिए आपको URL लिखना पड़ता है और फिर उसके बाद आपको सिंगल क्वोट में उसका पाथ देना होता है। यहाँ पर मैं पाथ दूंगा इमेज का पाथ। तो इमेज कहाँ पर है मेरे पास, तो हम यहाँ पर फोल्डर में जाते हैं। यहाँ पर मेरे पास ये इमेज नाम का एक फोल्डर है और इसके अंदर कुछ ये इमेजेस पड़ी हैं। तो यहाँ पर एक टेक्नोलॉजी नाम से एक इमेज पड़ी है जिसका एक्सटेंशन है JPG। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सबसे पहले लिखता हूँ IMG जो कि मेरे फोल्डर का नाम है, उसके बाद स्लैश और technology.jpg सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। आप देखेंगे
कि ये बहुत प्यारा सा एक कोडिंग वाला बैकग्राउंड इमेज में मेरा यहाँ पर अप्लाई हो गया है, ठीक है ना। तो देखो जस्ट एक इमेज लगाने से कितना लुक एंड फील चेंज हो गया है मेरे एक वेब पेज का। तो सोचो अगर हमने थोड़ा और इसको अच्छे से स्टाइल किया, थोड़ी और क्रिएटिविटी दिखाई, तो हम एक बहुत अच्छा वेब पेज यहाँ पर डिजाइन कर सकते हैं। कोई दूसरी फाइल यहाँ पर लगाकर देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये 1 वाली है, 1.jpg। तो हम यहाँ पर आते हैं अपने नोटपैड में, लिखते हैं 1.jpg। तो अच्छा वो jpeg है, तो ये आ गए। अच्छा वो इमेज जो है बहुत बड़ी इमेज है, तो जितनी भी, क्योंकि हम इमेज को यहाँ पर रीसाइज नहीं कर सकते हैं। जैसे वहां पर हमने विड्थ लगाया था ना इमेज टैग में, यहाँ पर हम रीसाइज नहीं कर पाएंगे, एज इट इज इमेज हमें यहाँ पर दिखाई देगी। लेकिन काफी और चीजें हैं जिसकी हेल्प लेकर हम काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं एक और चीज आपको दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर 2 नाम से भी एक आइकन इमेज पड़ी है, तो मैं उसको भी चाहता हूँ यहाँ पर लगाऊं। तो उसके लिए क्या करते हैं, 2 लगाते हैं और 2 से उसका एक्सटेंशन देखना होगा क्या है, ये है GIF इमेज। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा GIF, ठीक है ना। और रिफ्रेश करते हैं जाकर, तो आप देखेंगे ये GIF इमेज आ गई है। लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है ये कैसे आ गई है। एक्चुअली हुआ क्या है, जब इमेज स्क्रीन के साइज से छोटी होती है तो वो बाय डिफॉल्ट रिपीट हो जाती है। तो ये इमेज यहाँ पर स्टार्ट हो रही है और इस जगह यहाँ पर ये खत्म हो जा रही है, फिर इसके बाद दोबारा स्टार्ट हो रही है और फिर खत्म हो रही है। तो ऐसे ही जहां पर भी इसको एक्स एक्सिस पर एंड वाई एक्सिस पर जहां जहां पर भी ये खत्म हो जा रही है, ये अपने आप को रिपीट कर दे रहा है। तो मैं इमेज में क्या कर सकता हूं, अगर मुझे रिपीट नहीं करनी है तो इमेज के जस्ट आगे यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख सकता हूं नो रिपीट। तो देखिए ये इमेज इतनी थी और वापस जाकर मैं नो रिपीट हटाऊंगा, रिफ्रेश करूंगा, ये एक्स एक्सिस पे भी एंड वाई एक्सिस पे भी रिपीट हो गई है। तो ये रिपीट का काम क्या होगा, कैसे होगा, ये भी हम यहाँ पर समझेंगे। तो मैं पहले आपको थोड़ा सा यहाँ इसके बारे में बता देता हूँ, बैकग्राउंड के बारे में। ये है हमारा बैकग्राउंड, ठीक है ना। बैकग्राउंड के अंदर आप कलर पास कर सकते हैं, इमेज पास कर सकते हैं, एक्स की एक्सिस पास कर सकते हैं, वाई एक्सिस पास कर सकते हैं और रिपीटेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको बोलते हैं शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है ये। आप चाहे तो इंडिविजुअल भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इंडिविजुअल कैसे अप्लाई होगा, जैसे हम लिखेंगे बैकग्राउंड, ये हाइफन माइनस का साइन एंड कलर, तो यहाँ पर सिर्फ कलर आएगा, जैसे मैं लिख देता हूँ रेड। और बैकग्राउंड अगर आपको इमेज लगानी है तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा बैकग्राउंड इमेज। अब यहाँ पर सिर्फ इमेज आ सकती है, ठीक है ना। और अगर आप रिपीट को मैनेज करना चाहते हैं तो बैकग्राउंड रिपीट को यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें आप एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या फिर नो रिपीट या फिर रिपीट यहाँ पर कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं तो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी के अंदर आप अगर कलर इस पे मेंशन करेंगे तो ऑटोमेटिक कलर आ जाएगा, अगर इमेज मेंशन करेंगे तो इमेज आ जाएगा। मतलब इनमें से कोई भी एक चीज यहाँ पर डालेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ये आ जाएगा। चलिए तो मैं इसको स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। जैसे हमारी ये इमेज थी और अगर ये ट्रांसपेरेंट इमेज है तो मैं चाहूंगा कि इसके साथ मेरा कलर भी आए। तो पहले मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पर, कलर लगा दे रहा हूँ मैं। कलर मैं लगा देता हूँ स्काई ब्लू, लगा देते हैं स्काई ब्लू। स्पेस मैंने दिया है और स्पेस के बाद मैंने इमेज रखा है। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, बस ऐसे देखना है। तो देखो ये ट्रांसपेरेंट इमेज थी, तो पीछे जो कलर आ गया है वो कौन सा आ गया है, वो यहाँ पर हमारा स्काई ब्लू आ गया। मैं इसे चेंज करता हूँ, रेड कर देता हूँ, तो आप देखेंगे ये रेड आ गया है।
अगर आप इसको ऑरेंज करेंगे, क्योंकि ये भी ऑरेंज है, तो ये इससे मैच हो गया है, ठीक है ना। और अगर आप यहाँ पर येलो करेंगे तो ये येलो के साथ ऐसे दिखाई देगा, ठीक है ना। तो बैकग्राउंड कलर भी आ गया है और ये भी आ गया। अच्छा, अगर आप क्या करेंगे, यहाँ पर नो रिपीट लगा देंगे, नो रिपीट, तो ये रिपीट नहीं होगी। अच्छा, मैं चाहता हूं कि ये इमेज जो है यहाँ स्टार्टिंग से स्टार्ट ना हो, ये थोड़ा आगे से स्टार्ट हो। तो मैं इसको यहाँ पर x की एक्सिस दे दूंगा, कितना, मैं बोल रहा हूँ कि 100 पिक्सल से स्टार्ट हो गया, 100 पिक्सल्स, और y में हम लगा देंगे 0। तो y में तो 0 ही रहेगा, लेकिन इधर से 100 पिक्सल्स, देखो 100 पिक्सल्स मूव हो गई है। मैं इसको कहूँगा 200 पिक्सल्स, तो ये 200 पिक्सल्स मूव हो गई है। फिर मैं इसको कहूँगा 300 पिक्सल्स, तो ये 300 पिक्सल्स मूव हो जाएगी। मैं चाहता हूँ थोड़ा ऊपर से भी नीचे आ जाए, कितना आ जाए, वाई एक्सिस से ये 50 पिक्सल्स आ जाए, ठीक है ना, 50 पिक्सल्स। तो ये ऊपर से देखेंगे 50 पिक्सल थोड़ा नीचे आ गई। मैं कहूँगा इसको 60 पिक्सल्स आ जाए, तो 10 पिक्सल ये और नीचे आ जाएगी, ठीक है। अब अगर मैं ये नो रिपीट हटा देता हूँ, सिर्फ रिपीट लिखा रहने देता हूँ, तो अब ये x एक्सिस पर एंड y एक्सिस पे वापस से रिपीट हो जाएगी। अच्छा, ये काम कब होगा, ये काम सिर्फ तब हो रहा है जब आपकी स्क्रीन से छोटी इमेज है। अगर स्क्रीन से बड़ी इमेज है तब तो वो जितनी भी स्क्रीन कवर कर सकती है उतनी आ जाएगी। जैसे ये वाला काम अगर आप यहाँ पर करेंगे 1.jpg पर, तो ये आपको एक्सपीरियंस यहाँ नहीं मिलने वाला। यहाँ पर तो पूरी एक इमेज यहाँ पर आपको दिखाई देगी, JPEG है ये, ठीक है ना। तो आप देखेंगे ये आगे तो चली गई है, लेकिन ये थोड़ा अजीब सा हो गया है। तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, ये हटा देता हूँ, ये यहाँ पर ऐसे स्टार्ट हो जाएगी। अब आपको येलो कलर इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि येलो कलर इस इमेज के पीछे आ गया है, ठीक है ना। तो चलिए वापस आ जाते हैं। तो जो हम लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं वो यहाँ पर अच्छे से देख लेते हैं पहले। ये यहाँ पर रिपीट हो गई। अच्छा, एक और बात है, मैं चाहता हूँ कि नो रिपीट वापस से आ जाए। मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ x एक्सिस पर ही रिपीट हो। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा रिपीट और हाइफन एंड देन x। इसका मतलब होगा कि ये सिर्फ x एक्सिस पर रिपीट होगी। तो ये देखो x एक्सिस पर रिपीट हुई। अगर मैं यहाँ पर y करूँगा तो ये सिर्फ y एक्सिस पर रिपीट होगी। अच्छा, बहुत बड़ी इमेज है तो हो सकता है क्लियर आइडिया आपको ना हो रहा हो, तो मैं कोई इमेज यहाँ पर डालता हूँ जो कि बहुत छोटी इमेज हो, ठीक है ना। तो हम ढूंढते हैं अपने सिस्टम में कहीं पर कि कोई छोटी इमेज हमें मिल जाए जिससे कि हमें अच्छा आइडिया हो जाए। तो हम अपना क्रेडिबल इमेजेस में जाते हैं, यहाँ पर बहुत सारे इमेजेस पड़े हैं, तो किसी भी एक छोटी इमेज को हम उठा लाते हैं। और छोटी इमेज क्या हो सकती है, ये वाली इमेज क्वेश्चन मार्क वाली, और ये भाई साहब इसके अंदर बैठे हैं जो, इनको उठा लेते हैं और इसको वापस लेकर जाते हैं अपना, कहाँ पर जाना था हमें, CSS ऑनलाइन, और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं। इसका नाम जो है YS इमेज है, मैं इसे रीनेम करके मैं यहाँ पर 4 कर लेता हूँ इसको, ठीक है ना। और ये किस टाइप की इमेज है, ये PNG टाइप की इमेज है, ठीक है ना। तो मैं अपना यहाँ पर लिखता हूँ 4.png, सेव करते हैं और आउटपुट देखते हैं ये। अच्छा जी, अब इसको मैं x एक्सिस पर रिपीट करके देखता हूँ, तो ये मुझे ऐसे दिखाई देगी। x एक्सिस कहाँ है जी, ये। और अगर मैं इसमें नो रिपीट लगाता हूँ तो ये सिंगल एक, ठीक है ना। और अगर मैं इसमें से ये दोनों चीजें हटा देता हूँ जो मैंने x एंड y किया है, तो ये स्टार्टिंग से दिखाई देगी। अगर नो रिपीट भी हटा देता हूँ तो फिर ये मुझे दिखाई देगी ऐसे रिपीट होती हुई। आपको क्लियर आइडिया हो गया होगा कैसे है, ठीक है ना। तो आप इमेज को कहीं पर भी कैसे भी मूव कर सकते हैं, x एक्सिस की हेल्प ले सकते हैं, y एक्सिस की हेल्प ले सकते हैं। अच्छा, एक और भी बात, आप x एंड y एक्सिस को माइनस में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो माइनस में करने के लिए मुझे कोई बड़ी इमेज चाहिए होगी, या फिर मैं फिर भी दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर पहले मैं क्या करता हूँ, नो लिख देता हूँ,
ये आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स एक्सिस पे माइनस की कमांड डाल रहा हूँ, माइनस कितना 20 पिक्सल्स, और वाई एक्सिस को मैं 0 रख देता हूँ। देखो ये 20 पिक्सल्स पीछे की तरफ हो जाएगी, यानी कट जाएगी। देखो थोड़ी कटी है, और इसे मैं कर देता हूँ 50 पिक्सल्स, तो आप देखेंगे थोड़ा और पीछे हो गया ये। और मैं इसे कर देता हूँ यहाँ पर 90 पिक्सल्स, तो ये आप देखेंगे थोड़ा और पीछे चली गई है। अब ऐसे ही मैं अगर यहाँ पर भी करूँ तो माइनस 80 पिक्सल्स, तो ये देखेंगे थोड़ा ऊपर से कट गया। तो ऐसे ही जो बड़ी इमेज है जो आगे निकल जा रही है, यानी जो इधर इधर की साइड जो चली गई है, उस इमेज को थोड़ा ऊपर लेकर आने के लिए भी हम काम कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, दूसरी एक इमेज थी, देख लेते हैं एक बार जाके कौन सी इमेज है, ये वाली टेक्नोलॉजी इमेज। इसे मैं नॉर्मल दिखा देता हूँ। देखो ये ऐसे दिख रही थी, या फिर इसमें तो आइडिया नहीं हो रहा था, ये वाली, ये कंप्यूटर वाली जो लैपटॉप वाली इमेज थी, ये पूरी बड़ी ऐसे इमेज है। और मैं चाहता हूं कि इसका ये जो कीबोर्ड है ना, ये सेक्शन दिखना चाहिए। पहले इसे अप्लाई करके देखते हैं, फिर इसके ऊपर वर्क करेंगे। तो 1.jpg लगाएंगे, 1.jpeg, और ये सब चीजें मैं हटा दे रहा हूं। तो पहले बाय डिफॉल्ट देख लेता हूं ये कैसे आ रही है। ये ऐसे आ रही है, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूं ये जो स्क्रीन दिखाई दे रही है, ये थोड़ी ऊपर चली जाए। और कैसे जाएगी ये ऊपर, यहाँ पर भी 0 लिखते हैं, यहाँ पर भी 0 लिखते हैं। तो y एक्सिस पर मैं माइनस करता हूँ 300 पिक्सल्स, सॉरी। देखो ये थोड़ा ऊपर दिखने लगा है। अब मैं x एक्सिस पे भी 0 माइनस में कर देता हूँ कुछ वैल्यूज, माइनस 300 पिक्सल्स कर देते हैं। तो ये थोड़ा और इधर मूव हो गई है, 300 की जगह ऐसे कर देते हैं 700। रिफ्रेश करते हैं, देखो ये इधर जा रही है। और x एक्सिस पे भी थोड़ी वैल्यू में कम यानी ज़्यादा कर लेता हूँ, 900 पिक्सल्स करते हैं, तो मुझे लगता है कीबोर्ड नज़र आ जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा और ऊपर चला गया, तो मैं इसको कर रहा हूँ यहाँ पर 1500 पिक्सल। देखो वो कीबोर्ड नज़र आ गया है, ठीक है ना। तो अभी आपको क्लियर आइडिया होगा। मैं वापस पहले उस इमेज को दिखा देता हूँ। देखो ये इतनी बड़ी इमेज है, तो ये वाला सेक्शन हमें बेसिकली यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। और वापस आउटपुट पे जाते हैं, तो ये हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो ये हम यहाँ पर कर सकते हैं। मैंने माइनस माइनस किया हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पर रिपीट नो रिपीट का तो भी कोई ऑप्शन होगा, क्योंकि इतना बड़ा हमारा स्क्रीन साइज है ही नहीं। अच्छा ये इमेज कितनी बड़ी थी ये भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये इमेज है 4000 बाय 2666 की, और हमारी स्क्रीन का जो साइज होता है वो हार्डली 1366 बाई 768 समथिंग ऐसे कुछ करके हमारा स्क्रीन का साइज है। तो उससे बहुत बड़ी इमेज है, इस वजह से ये आपको ऐसे दिखा रहे हैं। और आपको जितनी भी हाई डेफिनेशन इमेज मिलेंगी, एचडी इमेजेस मिलेंगी, वो बहुत बड़े साइज की होती हैं, ठीक है ना। तो उसे तो आपको ऐसे ही मैनेज करना होगा। अगर मैं इसे एज ए इमेज टैग यूज कर रहा होता तब तो मैं इसको विड्थ एंड हाइट देकर कंट्रोल कर सकता था, लेकिन बैकग्राउंड में मैं इसको ऐसे कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। मेरे पास सिर्फ अभी के लिए इतनी प्रॉपर्टीज है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एडवांस सीएसएस के अंदर हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, हम उसमें कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अभी जो हम सीएसएस पढ़ रहे हैं उसमें हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उसमें आपको ऐसे दिखा। तो आई होप आपको बैकग्राउंड का कलर कंबाइन मतलब कंप्लीट जो है वो आइडिया हो चुका होगा। अब हम आगे की बात करते हैं। तो यहाँ पर मैंने इतने सारे डिव टैग बनाए थे, इनको हटा दे रहा हूँ, ठीक है ना। और ये जो बैकग्राउंड मैंने लगाया है, एक काम करता हूँ, इसको एज इट इज रहने देता हूँ, ठीक है ना। इसको पूरा कॉपी कर लेते हैं कोड को, और नया कोड लेकर बनते हैं। सेव करते हैं, ब्लॉक बैकग्राउंड ब्लॉक इमेज बैकग्राउंड .html लगाकर मैं इसको करता हूँ। अब इसमें से ये सब चीज़ें हटा देता हूँ, और सेव तो हो गया ये ऑलरेडी। इसको चेक करते हैं, आउटपुट ये हमारा आएगा इतना, ठीक है ना। इमेज हटा दे रहा हूँ ये वाली,
बैकग्राउंड भी हटा दे रहा हूँ, सेव करते हैं, ये आएगा। और मैं यहाँ पर एक अपना ब्लैक, मैं ये सेंटर भी हटा दे रहा हूँ। सेंटर मैंने बस उस पर्टिकुलर टाइम के लिए आपको बताया था, कभी सेंटर करना हो तो आप ऐसा कर सकते हैं। हम CSS की हेल्प से भी सीख लेंगे कि हम सेंटर कैसे करते हैं। तो अभी आपका जो ये जाएगा ये इधर आ जाएगा। मैं यहाँ पर जो ये div टैग में मैंने बनाया है इसको भी मैं हटा दे रहा हूँ, सारी प्रॉपर्टीज को, ठीक है ना। चलिए, अच्छा एक क्वेश्चंस जो ये जब मैं कवर कराता हूँ तो स्टूडेंट्स का आता है कि सर अगर हम इंडिविजुअल div के अंदर स्टाइल एज अ एट्रीब्यूट लगा रहे होते तो हर एक div को कलर हम अलग अलग दे सकते थे, लेकिन अब हमने स्टाइल एज अ टैग लिया, यहाँ पर एक div है तो जितनी भी हम div लगाते हैं सबका कलर सेम ही आ जाएगा। वो चेंज तो अगर हमें वो चेंज करना है तो वो कैसे करेंगे, तो उस केस में तो हमारे लिए वही बेस्ट था कि हम वहां पर जाकर करें। बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही है, स्टार्टिंग में देखने में ऐसा ही लगता है, लेकिन जब मैं आपको इसकी और सारी प्रॉपर्टीज बताऊंगा तो बहुत सारी चीजें अनलॉक हो जाएंगी और आपकी जो है CSS की जो स्किल्स है वो भी थोड़ी इंक्रीज होगी, थोड़ी ग्रूम होगी, तो आप ये काम भी कर पाएंगे, ठीक है ना। अभी के लिए तो जो आपका क्वेश्चन है उसको एज इट इज रख लेते हैं, लेकिन उस वाली प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो अभी जो मैं आपको बताने चाह रहा था ब्लॉक लेवल पर, उसे थोड़ा सा समझ लेते हैं, सेव करते हैं। आउटपुट हमारा कुछ ऐसे आएगा, ठीक है ना। मैं यहाँ से ये जो कंटेंट लिखा है ये भी हटा दे रहा हूँ। div को मैं कह रहा हूँ यहाँ पर width is equals to 300 पिक्सल्स, height is equals to 350 पिक्सल्स, और सेव करते हैं। और बैकग्राउंड इसमें हम रख लेते हैं अभी के लिए रेड, और ये रेड आपका बैक। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मुझे कोई बैकग्राउंड इमेज लगानी है, इसमें बैकग्राउंड इमेज क्या मैं लगा पाऊंगा कि नहीं, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, रेड तो मैंने एज इट इज लगा रहने दिया है, तो URL लिखते हैं और यहाँ पर IMG सिंगल क्वोट में लिख लेते हैं, IMG स्लैश, और कौन सा इमेज लगाना है मुझे, मैं ये 1 या फिर मैं लगा लेता हूँ टेक्नोलॉजी .jpg। सेव करते हैं और देखते हैं कि क्या ये यहाँ पर अप्लाई हो गया। बिल्कुल हो गया है। अब देखिए मेरा div कितना था, मेरा div है सिर्फ 300 बाय 350 का, और ये वाली इमेज तो बहुत बड़ी है, तो अब मुझे इसे थोड़ा अच्छा दिखना है, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ से माइनस में चला जाए, तो माइनस में हम इसे रखते हैं 400 पिक्सल्स, ठीक है ना। सिर्फ x की वैल्यू मैंने डाली है तो ये यहाँ पर ऐसे मूव हो गया। आपको बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो हम इसे कर देते हैं 300 पिक्सल्स, तो थोड़ा अच्छे से मुझे पूरा कोडिंग यहाँ पर दिखाई देगा। तो आप ब्लॉक लेवल पर भी ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए उस क्वेश्चन पे वापस आते हैं, ठीक है, कि अगर मेरे पास डिफरेंट डिव्स हैं तो सबको मैं अलग अलग कैसे करूंगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे आने वाला जो टॉपिक मुझे कवर कराना है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ये हमारी हेल्प कर सकता है ये प्रॉब्लम को समझने में। तो मैं एक नई फाइल ले लेता हूँ और नई फाइल में लिखता हूँ जल्दी से HTML हेड, और हेड को ओपन करना है मुझे एंड क्लोज करना है, देन बॉडी को ओपन करना है एंड बॉडी क्लोज करना है, एंड देन HTML को ओपन करना है एंड HTML को क्लोज करना है। तो मैं यहाँ पर एक div टैग लगा रहा हूँ, div, और दिस इज div1 लिख दे रहा हूँ, div क्लोज कर दे रहा हूँ और इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 1 की जगह 2, 3 एंड 4 एंड 5 और यहाँ पर मुझे स्टाइल लगाना है, ठीक है, और स्टाइल। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर div लिख दे रहा हूँ और div में मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि बैकग्राउंड रेड सेव करना है मुझे। इसको बोलेंगे हम सेलेक्टर एग्जाम्पल HTML। ये हम हमारे पास आ गया है यहाँ पर, ठीक है। इसको एक बार देखते हैं कि आउटपुट क्या आया होगा। यहाँ पर आ जाते हैं, तो ये रेड बैकग्राउंड ऐसे कुछ करके मेरे पास आ गया है। तो मैं चाहता हूँ सब में ये अलग अलग मुझे बैकग्राउंड दिखाई दे,
तो कैसे होगा, ठीक है। देखिए जब भी आपको ऐसा करना होगा तो आपको आप जो CSS अप्लाई कर पा रहे हैं, अभी तक आपने जो CSS अप्लाई किया है वो अप्लाई किया है, यहाँ पर आते हैं, बाय टैग नेम अप्लाई किया है। हमारे पास दो और भी तरीके हैं CSS को अप्लाई करने के लिए, तो इनको बोलते हैं CSS को अप्लाई करने के तरीकों को सेलेक्टर्स। तो हमें बेसिकली अपने टैग को सेलेक्ट करना होता है, तो हम बाय टैग नेम सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम बाय आईडी सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम बाय क्लास कर सकते हैं, ठीक है ना। तो टैग नेम से तो क्लियर आइडिया आपको हो चुका है कि कैसे किया है। अब बाय आईडी हम देखने वाले हैं, तो मैं वापस अपनी फाइल पर जाता हूँ, यहाँ पर इन सबको कोई ना कोई आईडी दे देता हूँ। आईडी के केस में मैंने आपको HTML पढ़ते वक्त बताया था कि आईडी एक आइडेंटिटी होती है और कोई भी एक यूनिक आईडी आप उसको दे दीजिए, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, आईडी लगाते हैं, और ये मैं एक साथ कैसे कर पा रहा हूँ, अगर ये आपको जानना है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछिए कि आप एक साथ कैसे कोड ये लिख पाते हैं, तो मैं उसकी आपको ट्रिक्स बता सकता हूँ। वैसे मैं बता देता हूँ। अभी आपको क्या करना होता है, आपको यहाँ पर शिफ्ट और ऑल्ट को सेलेक्ट करना होता है, एंड देन एरो की से आपको नीचे जाना होता है, ठीक है ना। ये एक साथ सेलेक्ट हो जाता है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, D1 करके मैं यहाँ पर एक वैल्यू दे रहा हूँ। तो सबको अभी मैंने D1 दे दी है, तो सबको सेम आईडी देना एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, सबको यूनिक आईडी दे दीजिए, D1, D2, D3, D4। इससे कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा आपके कोड के ऊपर। बट अब आपने जो ये div दिया है, div ना देकर अब आप जो देंगे D1, और इसको यहाँ पर रखेंगे आप बैकग्राउंड, और यहाँ पर रेड। आप देखेंगे कि बैकग्राउंड वहाँ पर चेंज हो जाएगा D1 का। लेकिन क्या हुआ, ये तो चेंज ही नहीं हुआ, सबका ही चला गया। चलो सबका चला गया ठीक है, लेकिन D1 का तो आना चाहिए, तो मैंने क्लियर मेंशन किया। बिल्कुल, देखिए जब हमने आपको HTML का एंकर टैग बनाया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि सेम पेज की लिंकिंग होती है, वहां पर मैंने आईडी का यूज किया था, ठीक है ना। और एंकर टैग में मैंने हैश लिखा था। तो बेसिकली मैंने बताया था हैश के साथ आईडी लिखी जाती है, यानी जब भी कभी आपको आईडी एक्सेस करनी है तो आपको हैश लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो D1 को एक्सेस करना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हैश लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे ही आप ये हैश लगाकर काम करोगे, सेव किया आपने, तो ये हैश D1 बन गया। तो अब हैश D1 जो भी टैग है उसको हमने बैकग्राउंड क्या किया, रेड कर दिया। चेक करते हैं, बिल्कुल सही है। अब हम वापस इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पर D2 में आ जाते हैं, इसको हम कहते हैं येलो। तो आप देखेंगे डिफरेंट कलर्स आ गया येलो। और फिर उसके बाद हम आ जाते हैं 3 पर, सॉरी 3 पर आना है, और फिर 4 पर, 4 पर, एंड देन 5 पर, 5 पर। सबको क्या हो गया, येलो हो गया, ठीक है। तो अब येलो से हटाकर इसको आप ग्रीन कीजिए, ब्लू कीजिए, एंड देन ऑरेंज कीजिए। सेव करेंगे और ये देखेंगे डिफरेंट कलर यहाँ पर अप्लाई हो गया। तो हो गई आपकी प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है ना, बहुत अच्छा। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी ट्रेनिंग कैसे चल रही है, ठीक है ना। तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से मुझे जाकर बताइए कि आपको क्या ये एंजॉय हो रहा है, और कोडिंग करना, CSS करना, क्या ये फन आपको लग रहा है, ठीक है ना। अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, किसी लैंग्वेज की प्रॉब्लम आ रही है, या मैं बहुत फास्ट चल रहा हूँ, कुछ भी XYZ आपको अगर प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बताइए। तो मैं आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही अपनी ट्रेनिंग को बेसिकली यहाँ पर आगे कंटिन्यू करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो देखिए आपने डिफरेंट कलर्स यहाँ पर लगाए हैं, ठीक है ना। तो इन डिफरेंट कलर्स के साथ साथ आप बहुत सारी प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर कलर आपको देना है, ये रेड है तो कलर यहाँ पर आप व्हाइट दे सकते हैं, तो फॉन्ट का कलर क्या होगा, व्हाइट हो जाएगा। यहाँ पर येलो है तो कलर आप यहाँ पर ब्लैक दे सकते हैं, तो एक अच्छा कॉन्ट्रास्ट बनकर आपके सामने आएगा, ठीक है ना। ब्लैक तो ऑलरेडी होता ही है, ठीक है। ग्रीन के साथ आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर स्काई ब्लू दे सकते हैं, और ये आ जाएगा, ठीक है ना। मैं चाहता हूँ कि मैं सबको फॉन्ट साइज थोड़ा थोड़ा करा दूँ, तो सबको फॉन्ट साइज मुझे क्या करना है, फॉन्ट साइज, और यहाँ पर दे देते हैं 28 पिक्सल्स, ठीक है ना। आप देखेंगे किसी एक का 28 पिक्सल हो जाएगा। और फिर मैं इसको जल्दी से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर भी अप्लाई करा देता हूँ,
एंड यहाँ पर भी अप्लाई करा देता हूँ। सबका साइज क्या हो गया, फॉन्ट का साइज 28 हो गया। तो मैं क्यों ना इसका साइज यहाँ पर 38 कर लूँ किसी का, तो सबके ऊपर इंडिविजुअल जो भी आपने किया है वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, मैं एक काम कर रहा हूँ, इसमें विड्थ लगा देता हूँ, सब में विड्थ 300 पिक्सल्स सबकी। अब किसी एक की 350 कर देते हैं, इसकी 390 कर देते हैं, और इसकी 200 रहने देते हैं, और नीचे वाले की 500 कर लेते हैं। तो आप ऐसे करके अलग अलग जो है साइज दे सकते हैं, आप किसी को हाइट भी दे सकते हैं। तो मेन क्या हमने देखा कि कैसे हमने बाय आईडी इनको एक्सेस किया है। अच्छा, अब मैं आपको इसकी थोड़ी और अच्छी बात बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर div के अलावा मैं कोई डिफरेंट टैग ले रहा हूँ, जैसे मैंने क्या कहा, मैंने यहाँ पर लिया है, मैं ले लेता हूँ यहाँ पर एक लेबल, और उस लेबल के अंदर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हेलो आई एम अ लेबल। तो ये जस्ट इसके नीचे आ जाएगा। और अगर उसको मैं यहाँ पर ID D1 दे देता हूँ, हालांकि ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने जस्ट चेक करने के लिए मैंने यहाँ पर ID दिया। तो आप देखेंगे वो सेम चीज उसके ऊपर अप्लाई हो गई है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर ये ऐसा फिर भी हो रहा है तो क्या ये कोई फॉल्ट है? नहीं, ये बेसिकली फॉल्ट नहीं है। आइडियली हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी कभी हमें एक साथ किसी दो को स्टाइल सेम देना होता है तो हम आईडी सेम नहीं रखने वाले हैं, ठीक है ना। तो जब भी कभी ऐसा होगा तो आप उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए आप क्लास रखेंगे, सिर्फ दो ही नहीं, आप 10 को एक जैसी आईडी दे दी, एक जैसी स्टाइलिंग देना चाह रहे हैं तो जिसको भी देना चाह रहे हैं। क्योंकि देखिए, जब थीम बनती है ना, तो थीम में क्या होता है, आपने देखा होगा, जैसे जितने भी बटन्स हैं, यानी वेबसाइट में जितने बटन्स यूज होने वाले हैं, उनका मान लीजिए मुझे कलर स्काई ब्लू देना है, तो जितने भी बटन होंगे मैं उनको कोई क्लास प्रोवाइड कर दूंगा, और वो एक ही बार लिखूंगा, जहां जहां पर भी वो क्लास यूज हो रही होगी वहां पर वो अप्लाई हो जाएगा। कैसे होता है ये काम? ठीक है, एक नया एग्जाम्पल बनाते हैं। एक काम करते हैं, क्यों ना इसको हम कॉपी कर लें और पेस्ट करें और फिर इसको सेव करें। तो मैं इसको कह रहा हूं बाय स्टाइल बाय क्लास example .html, और वापस यहाँ पर जाते हैं, इसको एक बार ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैं ये divs हटा दे रहा हूँ, div हटा रहा हूँ, और इनमें क्या लगा रहा हूँ, क्लास लगा दे रहा हूँ। तो अब मैं जब क्लास लगाऊंगा तो ये सब चीजें हट जाएंगी, तो प्रॉब्लम हो गई है। इसको भी मैं क्लास कर दे रहा हूँ, ये सब हट गई, क्योंकि क्लास को आप आईडी से यानी हैश से एक्सेस नहीं कर सकते हैं। अगर आपको क्लास एक्सेस करनी है तो आपको जानना पड़ेगा कि क्लास के लिए हम क्या ऑपरेटर यूज करते हैं। तो बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, क्लास के लिए हम यहाँ पर ऑपरेटर यूज करते हैं डॉट। तो आप डॉट लगाइए सबके साथ, और आप देखेंगे ये एज इट इज वर्क करने लगा है, ठीक है ना। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, इसमें से ये सब चीजें हटा दे रहा हूँ, और सिर्फ ये भी हटा दे रहा हूँ, यहाँ पर सिर्फ एक ही लगा रहने देता हूँ। अगर आपको कोई भी चीज यानी कोई भी क्लास बनानी है, देखिए, जब आपको किसी को यूनिकली आइडेंटिफाई करना होता है तब आपको आईडी लगानी है, लेकिन जब किसी को आपको ग्रुप में आइडेंटिफाई करना होता है तब आप क्लास यूज करेंगे, ठीक है ना। मैंने आपको क्या कहा है, बहुत ध्यान से सुनिए इस बात को, इसको लिख लीजिए। जब आपको यूनिकली आइडेंटिफाई करना होता है तब हम आईडी लगाते हैं। जैसे जब आप 10th क्लास में थे, ठीक है ना, या किसी भी क्लास में होता है, तो आपको एक रोल नंबर या फिर स्टूडेंट आईडी मिलती है और वो यूनिक होती है। और ऐसे ही आपके पास एक आधार कार्ड है। आधार कार्ड क्या है आपका, आपके पास आधार कार्ड जो है वो आपका एक यूनिक आईडी है, ठीक है ना। लेकिन आप मान लीजिए 10th क्लास में है, ये जो 10th क्लास में बोल रहा हूँ इसका मतलब है एक ही क्लास में आप ही की तरह और 50 या 60 या 70 बच्चे हो सकते हैं, ठीक है ना। तो वो क्लास का जो टैग लगा 10th क्लास, ये जो क्लास बनी है इसमें ग्रुप के वाइज आपको आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि आप 10th क्लास के छात्र हैं, आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं।
कि आप 11th क्लास के हैं या फिर आप बीए के हैं या फिर बीसीए के हैं या फिर बीटेक के हैं, ठीक है ना। ऐसे ही तो जब ग्रुप में किसी चीज को आइडेंटिफाई किया जाता है तो उसे क्लास में लिखा जाता है, और जब किसी को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाता है तो उसे आईडी में किया जाता है, ठीक है ना। तो सोचो कितना गलत हो सकता है अगर किसी एक व्यक्ति का आधार कार्ड का नंबर, वही आधार कार्ड का नंबर किसी दूसरे का भी हो जाए, तो यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएंगे, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, गलती से अगर ऐसा हो गया है तो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है ना। तो बस वही मैंने आपको यहाँ पर बात समझाई है। तो अब मुझे एक डिव को, एक लेबल को, और एक मैं क्या ले रहा हूँ, एक स्पैन ले लेता हूँ। दिस इज अ स्पैन, और स्पैन को क्लोज कर देते हैं, यहाँ पर आ गया। और मैं इसके ऊपर भी क्या करता हूँ, क्लास लगा देता हूँ D1, तो इसके ऊपर भी अप्लाई हो गया, ठीक है ना। अच्छा आपने देखा होगा कि अगर मैं इसकी विड्थ हटा देता हूँ तो ये तो 100% चला गया है, लेकिन ये चीजें नहीं गई हैं, क्योंकि हमने बाय डिफॉल्ट देखा हुआ है लेबल का उतना ही विड्थ रहती है जितना कंटेंट उसके अंदर हम डालते हैं, लेकिन डिव में डिफॉल्ट क्या होता है, 100% विड्थ होती है। और स्पैन में भी क्या होता है, डिफॉल्ट जो इसकी विड्थ होती है और हाइट होती है वो ऑटो होती है। ऑटो का मतलब है कि जितना कंटेंट आप उसमें डालेंगे उतनी ही ये स्पेस ऑक्यूपाई करता हुआ चला जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर कुछ और लिख दूं, स्पैन ABC, तो ये ABC का स्पेस जब बढ़ा यानी कंटेंट आया तो उसने अपना जगह बढ़ा लिया, तो ये ऑटोमेटिकली ही जगह लेगा। आप इसे विड्थ को मेंशन भी करेंगे तो ये नहीं लेगा, ठीक है ना। चलिए तो आगे चलते हैं। अब आप कुछ भी आप यूज करने वाले हैं, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर क्या किया, एक H1 लगाया हेडिंग, तो क्या आप उस H1 को भी ये क्लास दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। आपने क्या किया, क्लास, और यहाँ पर D1 लगाया, तो ये हो गया है। तो ये नॉर्मल आपका हेडिंग भी यहाँ पर क्लियर हो गया है आपको, है ना। तो जो भी आप टैग में आप क्लास लगाएंगे, आप क्लास कितने भी टैग्स में लगा दिए, जहां जहां पर भी आप D1 क्लास यूज करने वाले हैं, ये सब जगह आपको यहाँ पर यूज हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम एक छोटा सा एक काम करते हैं, मेरे माइंड में एक चीज आई है, तो क्यों ना मैं वो भी आपको करके दिखा दूं, और फिर हम आगे मूव करेंगे। मैं एक डिव लगा रहा हूँ, ठीक है ना, और इसको एक क्लास दे रहा हूँ, क्लास ऑरेंज, और डिव को क्लोज कर दे रहे हैं, ठीक है। और मैं 3 डिव्स मैंने बनाई यहाँ पर, इसको दे देते हैं वाइट, वाइट एंड यहाँ पर ग्रीन, ठीक है ना। और यहाँ पर हम आते हैं, लिखते हैं ऑरेंज, ORANG, ऑरेंज, और बैकग्राउंड यहाँ पर लगाते हैं बैकग्राउंड, ORANG, ऑरेंज, इसको कॉपी कर लेते हैं, वाइट, और ये भी वाइट हो जाएगा, और फिर उसके बाद ग्रीन, सेव करते हैं, और ये तो सब चीज चली गई है यहाँ से, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एक स्पेसिफिक हाइट दे देते हैं, इसको HEIGST हाइट। जब तक हाइट नहीं देंगे तब तक शो नहीं होगा, क्योंकि सिंपल आपको कोई डेटा तो आपने रखा नहीं है। तो मैं हाइट दे रहा हूँ इसको कितना, 50 पिक्सल दे रहा हूँ ईच डिव, ठीक ना। तो ये यहाँ पर हो गया, तो ये आपका एक फ्लैग की तरह आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो चलिए बहुत अच्छा यहाँ पर मुझे लग रहा है, और ऐसे ही एक कुछ तो भी आप अपना क्रिएटिविटी दिखाइए, और ऐसे करके आप जो है डिफरेंट आर्टिकल यहाँ पे बना सकते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक छोटा सा होमवर्क मैं आपको देना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। होमवर्क ये है, जितने भी आपने अभी तक HTML में टैग्स पढ़े हैं, उन सब टैग्स के ऊपर ये मेरी जितनी मैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज लिख रहा हूँ उन सबको 1 बाय 1 अप्लाई करके देखिए। एक मैंने आपको बताया फॉन्ट, फॉन्ट साइज,
तो फॉन्ट साइज किसके ऊपर अप्लाई हो सकता है, जहां पर फॉन्ट लिखा होगा, यानी कुछ ना कुछ लिखा होगा आपने, ठीक है ना। तो फॉन्ट साइज मैंने बताया आपको, एक कलर बताया है, एक बैकग्राउंड बताया है, एक बैकग्राउंड इमेज बताया है, ठीक है ना। और बैकग्राउंड इमेज से रिलेटेड वो सब चीजें बताई हैं, विड्थ बताया है एंड हाइट बताया है, और मैंने क्या बताया आपको, विड्थ हाइट बैकग्राउंड, बस ये सब चीजें मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं। तो इन सब को अप्लाई कीजिए एक एक टैग के ऊपर, ठीक है ना, और उनका कलर चेंज कीजिए, उनका बैकग्राउंड कलर चेंज कीजिए, उनका फॉन्ट साइज चेंज कीजिए, ठीक है ना। तो ये सब चीजें आप एज अ प्रैक्टिस एक बार करके देख लीजिए। अगर किसी पर्टिकुलर टैग में वो यूज नहीं हो पा रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए, तो वो कैसे यूज होगा मैं बताऊंगा। आगे के सेशन में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप, जैसे हमने यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, इसके अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पर लेकर चलने वाला हूँ। तो मैंने अभी तक आपको बेसिक आइडिया दिया है, तो ये सब चीज़ें मुझे स्टेप बाय स्टेप अब आपको समझानी है, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस के लिए थोड़ा सा टाइम लीजिए, ठीक है ना, वीडियो को पॉज कीजिए और फिर उसके बाद वो सब चीज़ें जब प्रैक्टिस हो जाएंगी तब आगे आप वीडियो को देखना स्टार्ट कीजिए, ठीक है ना। आपको अगर लगता है कि आपका कोई फ्रेंड या कोई और ऐसा व्यक्ति जो बहुत बिगनिंग से HTML और CSS को सीखना चाह रहा है, आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, ठीक है ना। और कोशिश कीजिए वीडियो शेयर करने के साथ साथ उनको आप ये लर्न कराने की कोशिश कीजिए। देखिए, जब आप किसी को सिखाने की कोशिश करते हैं तो उससे ज्यादा आपको ही लर्न हो जाता है, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। कुछ डाउट अगर आता है, ठीक है ना, तो वो डाउट आप मुझसे पूछ सकते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके डाउट को क्लियर करने में। किसी भी चीज से रिलेटेड आपको डाउट है, अगर आपका फील्ड IT नहीं है और आप मूव करना चाह रहे हैं और आपने लर्निंग स्टार्ट कर दी है, तो स्टेप बाय स्टेप आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे, वो सब चीज़ों पे मैं आपको आंसर करने वाला हूँ, ठीक है। तो इस सेशन के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो एंड वेलकम बैक। आई होप कि आपने ये जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज यूज करने के लिए बोला था सब टैग्स में, तो आपने ये सब चीज़ चेक कर लिया होगा। अगर आपने नहीं किया है प्रैक्टिस, तो मैं आपको कहूँगा कि आपको सबसे पहले ये प्रॉपर्टीज को, जितने भी टैग्स हमने HTML में कवर किए हैं, सब में आपको अप्लाई कर लेना चाहिए पहले, ठीक है ना। चलिए, मैं ये कंसीडर करके चल रहा हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं और हम अपनी जर्नी जो है वो आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। तो अब हम एक नई फाइल बना रहे हैं, HTML एंड हेड लेके चलेंगे और स्टाइल को मैंने ओपन किया है तो क्लोज कर लेते हैं। एंड यहाँ पर हम बॉडी स्टार्ट, हेड को क्लोज करते हैं, देन बॉडी स्टार्ट करेंगे एंड बॉडी क्लोज करेंगे, HTML क्लोज करेंगे, ठीक है ना। तो अब हम देखने वाले हैं डिव लगाएंगे और एक क्लास रखेंगे डिव में, D1, और डिव को क्लोज करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर D1 डॉट लगाकर D1 एक्सेस कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको विड्थ दे देते हैं, विड्थ इज इक्वल्स टू 800 पिक्सल्स, हाइट दे देते हैं 40 पिक्सल्स एंड एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ग्रे, ठीक है ना। फाइल को सेव करते हैं और हम टॉपिक कवर करने वाले हैं बॉर्डर। तो अगर मुझे बॉर्डर लगाना है तो मैं कैसे बॉर्डर यूज कर सकता हूँ, तो कुछ तो भी मैंने गलत किया है। ओके, मैंने डॉट नहीं लगाया है यहाँ पर, तो ये डॉट लगाकर HTML हमने बना लिया है। इसको ओपन करते हैं ब्राउजर में और ये हम देखेंगे यहाँ पर मेरा बॉर्डर आ गया। मैं पिंक कोई लाइट कलर ले लेता हूँ, तो ये मुझे यहाँ पर बॉर्डर दिख गया, ठीक है ना। तो सॉरी, बॉर्डर तो अभी हमने नहीं लगाया, अभी सिर्फ बैकग्राउंड दिखा है। तो यहाँ पर मैं बॉर्डर यूज़ कर रहा हूँ। बॉर्डर भी एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी हो सकती है, ठीक है ना। बॉर्डर में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो मैं 3 स्पेसेस लगा देता हूँ, 1 2 3। तो 3 क्या चीज़ें मैं यहाँ पर लिखूँगा। सबसे पहले मुझे बॉर्डर में कितना मेरा जो थिकनेस है उसके बारे में बात होगी, तो मैं यहाँ पर 1 पिक्सल से रख सकता हूँ। बॉर्डर का टाइप क्या होगा, डिफरेंट टाइप के बॉर्डर आते हैं, जैसे एक सॉलिड होता है, तो मैं सबसे पहले सॉलिड लिखता हूँ यानी टाइप,
और थर्ड मुझे बॉर्डर का कलर क्या रखना है, तो थर्ड जो है मैं यहाँ पर ब्लैक करके यहाँ पर कलर दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये मैंने बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड एंड ब्लैक यहाँ पर रखा है। सेव करते हैं एंड देखेंगे, देखो पिंक के ऊपर ये ब्लैक आ गया, ये बॉर्डर हो सकता है। मैं यहाँ पर इसका 2 पिक्सल्स कर देता हूँ, तो ये थोड़ा और इसकी थिकनेस हो गई है। 5 पिक्सल्स करता हूँ तो ये और थोड़ी थिकनेस हो गई है। मैं कलर चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पर रेड रख लेते हैं तो ये रेड हो जाएगा, और अगर मैं इसको यहाँ पर ग्रीन रखता हूँ तो ये ग्रीन हो जाएगा, ठीक ना। तो बेसिक हमने बॉर्डर देखा है, अब हम टाइप देखेंगे, ठीक है ना। तो वेरिएशन आप बॉर्डर का करके देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर D2, D3, D4, D5, D6 ऐसे करके 3-4 ले लेता हूँ। D2, D3, D4, D5 एंड D6, ठीक। ऐसे ही यहाँ पर कॉपी पेस्ट करता हूँ। नोटपैड प्लस प्लस में अगर आपको सेम लाइन कॉपी करनी है तो कंट्रोल D प्रेस कीजिए, तो ये यहाँ पर आपको पूरा लाइन कॉपी पेस्ट कर देगा। तो एक बार आउटपुट देख लेते हैं, ये सब बॉर्डर हमारे पास आ गए हैं। तो मैं यहाँ पर चाहूँगा कि सॉलिड की जगह मैं आपको लगाऊं, यहाँ पर दिखाऊं डॉटेड, तो सेकंड वाला डॉटेड हो गया है। थर्ड वाले को मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ डैश्ड, तो यहाँ पर ये डैश्ड आ गया है, ठीक है ना। और डैश की जगह इंसेट कर लेते हैं अभी, ये बॉर्डर यहाँ पर इंसेट आ गया है। और यहाँ पर इसको करते हैं आउटसेट, तो ये आउटसेट आ गया है। और इसको करते हैं ग्रूव, तो ये ग्रूव हो गया है। अभी शायद कुछ आपको आइडिया नहीं हो रहा है, मैं इसमें डबल भी लगा देता हूँ, डबल। तो एक काम करते हैं, इन सब में एक BR लगा देता हूँ अभी के लिए। मेरे पास BR से अलावा मार्जिन पैडिंग का ऑप्शन है, लेकिन मैंने आपको मार्जिन पैडिंग अभी तक नहीं सिखाया है, तो इसमें मैं सिर्फ BR लगाकर आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये हो गया है। एक और ले लेते हैं, D7 करते हैं इसको, और नीचे भी एक और कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, इसको D7 करेंगे। और यहाँ पर ये जो है हमारा डबल, इसकी जगह हम इसको डैश कर लेते हैं, ये डैश आ गया, ठीक ना। आप इनमें कलर वेरिएशन भी कर सकते हैं, जैसे इसको मैं रेड कर देता हूँ, और ग्रूव को भी मैं रेड कर लेता हूँ, और ग्रूव का थोड़ा मैं साइज बढ़ा देता हूँ, जिससे कि आपको ये क्लियर आइडिया हो जाए कि ग्रूव कैसा दिखता है। देखिए आप ध्यान से, थोड़ा जूम भी कर लेते हैं, तो ग्रूव के अंदर आपको क्या दिखाई दिया है, ये इंसेट है, यहाँ पर लाइट कलर आ रहा है, यहाँ पर डार्क कलर आ रहा है, ठीक है ना। आउटसेट में और इंसर्ट में आपको ऐसा दिखाई दे रहा है। तो डिफरेंट टाइप के बॉर्डर्स आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बॉर्डर की प्रॉपर्टी ऐसी हो सकती है। आप चाहे तो देखिए, ये मेरे पास एक डिव है और इसकी 4 साइड्स अवेलेबल है, ठीक है ना। तो सबसे पहले टॉप होता है, फिर उसके बाद इधर वाला सेक्शन जो आएगा उसको राइट, और फिर बॉटम, एंड देन ये आपका लेफ्ट। तो आप ऐसे भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वापस से मैं जूम हटा देता हूँ, ठीक है ना। और एक मैं यहाँ पर डिव 8 ले लेता हूँ, D8, और यहाँ पर भी D8 करते हैं। अब इस D8 में मैं यहाँ से बॉर्डर हटा दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, BORDER, बॉर्डर, RIGHT, राइट। बॉर्डर राइट में मैं ये तीनों प्रॉपर्टीज लगा देता हूँ, जैसे 5 पिक्सल, सॉलिड एंड ब्लैक। तो अब क्या होगा, सिर्फ राइट में ही मुझे ये बॉर्डर मिलेगा, देखिए सिर्फ राइट में मिल रहा है, ठीक है ना। और मैं इसे राइट की जगह मैं बोल देता हूँ टॉप, तो ये सिर्फ टॉप में आएगा। और मैं इसे बोल रहा हूँ बॉर्डर बॉटम, तो बॉर्डर बॉटम में आ जाएगा। और अगर मैं इसको बोलूँगा बॉर्डर लेफ्ट, तो ये लेफ्ट में अप्लाई हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आप क्या कर सकते हैं,
आपकी चारों साइड है, चारों साइड को एक्सेस कर सकते हैं। और चूंकि मैंने आपको बताया बॉर्डर कैसे होता है, बॉर्डर यहाँ पर होता है सबसे पहला जो बॉर्डर में आप वैल्यू डालते हैं उसको हम बोलेंगे बॉर्डर विड्थ। सेकंड वैल्यू टाइप होता है या स्टाइल कहिए इसको, और थर्ड कलर होता है, ठीक है ना। तो उसमें विड्थ आपने 1 पिक्सल, 2 पिक्सल, 3 पिक्सल डालना है। स्टाइल में आपको ये सब स्टाइल्स डालने हैं जिसमें सॉलिड, डॉटेड, इनसेट, आउटसेट, ग्रूव, डबल, और कलर में आप डिफरेंट कलर्स यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है ना। और अगर आप किसी को इंडिविजुअल मेंशन करना चाहते हैं, जैसे ये आपका तो बॉर्डर लेफ्ट हो गया ये, ठीक है ना। मैं कह रहा हूँ कि इस जगह div 7 में बॉर्डर कलर, तो उधर से ग्रीन आ रहा है तो आपने आगे जाकर बॉर्डर रेड कर दिया, बॉर्डर कलर रेड किया है सिर्फ, तो क्या होगा, ग्रीन के ऊपर रेड कलर जो है ओवरराइड हो जाएगा, तो बॉर्डर रेड हो गया है। अगर मैं इसे बॉर्डर स्टाइल, अभी डैश्ड है, पीछे से डैश्ड आ रहा है मेरे पास, मैं यहाँ पर इसको सॉलिड कर देता हूँ, तो आप देखेंगे तो डैश्ड की जगह वो सॉलिड हो गया है, ठीक है ना। तो आप ये सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है ना। कैसे कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं, कैसे हो सकती है, मैं एक नई फाइल में आपको बता देता हूँ। BORDER बॉर्डर, आप बॉर्डर विड्थ ले सकते हैं, बॉर्डर कलर ले सकते हैं, और बॉर्डर स्टाइल ले सकते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद बॉर्डर टॉप में आप जाएंगे, तो टॉप में आप स्पेसिफाई कर सकते हैं बॉर्डर विड्थ, फिर बॉर्डर कलर, और फिर बॉर्डर स्टाइल, STYLE स्टाइल। तो ऐसे करके जैसे टॉप लिया है आपने, तो इनको मैं कॉपी कर ले रहा हूँ, और यहाँ पर बॉर्डर RIGST राइट हो गया ये, ठीक है ना। और फिर इनको कॉपी कर लेते हैं, बॉर्डर लेफ्ट एंड देन बॉर्डर बॉटम। तो ये ऐसे करके आप इतनी सारी प्रॉपर्टीज बॉर्डर की हो सकती है, आप स्पेसिफिकली किसी एक को भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये आपकी जो है, सॉरी, सबसे ऊपर जो है बॉर्डर की शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी है। आप डायरेक्ट यहाँ पर तीनों चीजें मेंशन कर सकते हैं, आप विड्थ मेंशन कर सकते हैं, स्टाइल मेंशन कर सकते हैं, और कलर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आप यहाँ पर अल्टीमेटली यहाँ पर ले सकते हैं। तो आई होप कि आपको बॉर्डर अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो ये बॉर्डर टाइप डिफरेंट टाइप के यहाँ पर आपको क्लियर होगा, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट मूव करते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे वापस से ये सब चीज़ें चाहिए, तो मैं यहाँ से Ctrl+A और कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+V, ठीक है ना। ये तो एज इट इज रहने देते हैं, और ये जो प्रॉपर्टीज हैं इनको यहाँ से हटा देते हैं। तो वापस सेव करते हैं। इस बार हम देखने वाले हैं कर्सर एग्जाम्पल .html। अभी कुछ नहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक, अच्छा अभी मैं आपको कर्सर के साथ साथ पहले एक और चीज क्लियर करा देता हूँ। मुझे डिव लगानी है, जितनी भी डिव्स हैं उन डिव्स को मैं सबको एक कॉमन प्रॉपर्टी देने वाला हूँ, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मैं विड्थ यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ। मैंने क्या बोला था, जब भी रिपीटेशन हो रहा हो कुछ तो गड़बड़ हो रही है। आप ये समझ लीजिए, जब भी आप रिपीट कर रहे हो कोड को, तो उसको हमेशा आप ये मानेंगे कि ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। तो पहले मैं इन सारी प्रॉपर्टीज में जो कॉमन हो रहा है उसको एक जगह लिखूंगा, और जो डिस्टिंक्ट यानी डिफरेंट प्रॉपर्टीज है उनको अलग लिखूंगा। कैसे हो सकता है, तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ये भी सिखा रहा हूँ कि कैसे कोड को और बेटर वे में लिखा जा सकता है। तो डिव बेसिकली मैंने सारी डिव लगाई हैं, तो डिव में मैं कुछ सब में
एक कॉमन प्रॉपर्टीज डाल दे रहा हूँ। मैं इसको विड्थ कर दे रहा हूँ यहाँ पर 500 पिक्सल्स, हाइट कर दे रहा हूँ यहाँ पर सबकी हाइट 50 पिक्सल्स, और बैकग्राउंड सबको लगा दे रहा हूँ यहाँ पर पिंक। ठीक है, और बस इतना रखते हैं, सेव करते हैं, देखेंगे ये पिंक आपके पास ऐसे आ गया। ठीक है ना। अब मैं D1 को एक्सेस करता हूँ, डॉट लगाकर D1। डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी मुझे क्या डालनी है, जैसे बॉर्डर का ही एग्जांपल था तो दोबारा एक बार बता देता हूँ, 2 पिक्सल सॉलिड एंड ब्लैक। तो ये सिर्फ एक के ऊपर अप्लाई हुआ है। ठीक है ना। तो आपने क्या किया, ये कॉमन जो था वो डिव में लगा दिया, बाकी आपने D1 एक क्लास ली और उसमें आपने यहाँ पर यूज कर लिया। ठीक है, बॉर्डर में आपको ऑलरेडी क्लियर करा चुका हूँ। आज हमारा टॉपिक है कर्सर। तो कर्सर क्या होता है, कर्सर बेसिकली ये जो आप माउस देख रहे हैं ना, ये है, ये डिफॉल्ट है। ठीक है ना। तो अगर कभी कोई टेक्स्ट लिखा हो, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिस इज अ टेक्स्ट, तो जब भी टेक्स्ट के ऊपर हमारा कर्सर जाता है तो ऑटोमेटिकली ये चेंज हो जाता है। देखिए यहाँ पर जाकर ये एक आई जैसे टेक्स्ट वाला होता है, ये बन गया। नॉर्मली ऐसे काम कर रहा है, लेकिन टेक्स्ट के ऊपर जाता है तो ऐसे काम करता है। ठीक है ना। और ये मैं चाहता हूँ ये मेरे अकॉर्डिंग मूव करे। बाय डिफॉल्ट तो ये चेंज होता ही है, लेकिन ये मेरे अकॉर्डिंग हो। तो कैसे हो सकता है, तो मैं यहाँ पर कर्सर को लिख दे रहा हूँ टेक्स्ट। तो अब जब भी इस डिव में आप जाएंगे, यानी आपका जो ये कर्सर है जैसे ही इस पर्टिकुलर डिव में जाएगा, डिव 1 में, तो ये कंप्लीट डिव के लिए क्या हो जाएगा, ये टेक्स्ट कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए पहले क्या हो रहा था, जब टेक्स्ट के ऊपर जा रहा था सिर्फ तब ये ऐसे आई हो रहा था, अभी जब डिव के ऊपर जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है। टेक्स्ट हो गया, कभी कभी आप देखते होंगे जब आपका कोई पर्टिकुलर पेज लोड हो रहा होता है या कंटेंट लोड हो रहा होता है तो वो गोल गोल घूमने लगता है। ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं, जैसे ही हम यहाँ पर जाएंगे वेट में, D2 में, तो ये ऐसे राउंड होने लगा जैसे कोई वेट चल रहा है। ठीक है ना। अगेन D3, D4, D5, D6, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ D3, D4, D5 एंड D6। ठीक है ना। और वेट की जगह हम ले लेते हैं क्रॉस हेयर। तो क्रॉस हेयर हमने थर्ड में लगाया है, तो देखेंगे ये क्रॉस हेयर ऐसे आ गया है। ठीक है ना। फिर हम क्या करते हैं D4 के लिए यहाँ पर पॉइंटर ले लेते हैं, पॉइंटर। तो आप जब देखेंगे तो ये हैंड बनकर आ गया है, तो यहाँ पर हैंड बन के आ गया है, यहाँ पर कर्सर क्रॉस हेयर आ गया है, यहाँ पर ये आ गया है, और इस जगह ये आ गया है। ठीक है ना। और मैं चाहता हूँ कि ये जो D5 है, यहाँ पर मैं कुछ और टेक्स्ट लिख लेता हूँ, दिस इज अगेन सम टेक्स्ट ओवर हियर। तो टेक्स्ट पर क्या होगा, मैं अभी D5 से सब हटा देता हूँ वेट, तो यहाँ पर ये हो जाता है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर पूरी डिव में जब भी कभी हो तो ये डिफॉल्ट ही रहे, यानी ये जो चेंज हो रहा है ये ना हो। तो यहाँ पर मैं कर्सर क्या लिखने वाला हूँ, कर्सर डिफॉल्ट। तो मैं चाहता हूँ ये चेंज ना हो। अब देखें ये चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पर ये पॉइंटर आ रहा है, यहाँ पर हर जगह ये डिफॉल्ट है। ठीक है ना, क्योंकि हमने यहाँ पर मेंशन किया है। तो ये डिफरेंट टाइप के आप कर्सर कर सकते हैं चेंज। ठीक है ना। ये कुछ उसकी वैल्यूज है, वन बाय वन आप इनको यूज करके देखिए। जैसे जैसे मैंने एग्जांपल कहा आप ऐसे ही कीजिए, जब इसकी बाद में हमें रिक्वायरमेंट होगी एग्जैक्ट तो हम तब ये करेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो ये हमारा यहाँ पर ये हो गया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। अगेन मैं इस फाइल को कॉपी कर ले रहा हूँ, यहाँ से इसको हटा देता हूँ इतनी चीज़ों को, और सेव करते हैं। और इसमें हम ले लेते हैं डायरेक्शन का एग्जाम्पल .html। ठीक है, और यहाँ से ये डायरेक्शन क्या होती है, जैसे D1 है .D1, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आप जो लिखा देख रहे हैं ऐसे लेफ्ट टू राइट, इंग्लिश जब हम लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं,
लेकिन किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज को देखें, अगर फॉर एग्जांपल उर्दू, अरेबिक या फिर हिब्रू, वो इधर से स्टार्ट होती है, यानी राइट साइड से। तो मैं D1 में डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट होती है LTR, यानी इसका मतलब हुआ लेफ्ट टू राइट, तो बाय डिफॉल्ट तो LTR है। लेकिन अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ RTL, तो ये क्या होगा, इधर से लिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आपके पास कोई ऐसी लैंग्वेज है जिसमें आप राइट टू लेफ्ट कर रहे हैं, तो आप डायरेक्शन ऐसे ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये डायरेक्शन का एग्जांपल हो गया। साइड बाय साइड मैं आपको बता देता हूँ फॉन्ट भी कैसे यूज करते हैं। तो D2 में कुछ फॉन्ट्स लिख लेते हैं पहले। तो मैं यहाँ आ जाता हूँ, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फॉन्ट प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। तो D2 के अंदर आते हैं और सबसे पहले हम फॉन्ट में जाते हैं। तो फॉन्ट में आप क्या लिख सकते हैं, फॉन्ट में पहला आपका आता है फॉन्ट वेट। तो वेट में आप कर सकते हैं बोल्ड। फिर उसके बाद आता है साइज, आप यहाँ पर साइज कर सकते हैं 18 पिक्सल्स, जो भी आपको करना है 18, 20, ठीक है ना। एंड थर्ड आता है आपका फॉन्ट फैमिली में आप यहाँ पर वर्डाना, जैसे ही आप देखेंगे तो यहाँ पर ये वर्डाना आ गया, ठीक है ना। मैं इसको यहाँ पर कॉपी कर रहा हूँ, Ctrl+C और D में भी यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर भी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो सब जगह देखो, यहाँ पर हमने नहीं दिया है तो फॉन्ट प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होगी। तो वापस आएंगे हम D3, D4 एंड D5, अब सब में प्रॉपर्टीज ही हो गई है। तो मैं वर्डाना की जगह ताहोमा कर लेता हूँ, ताहोमा आ गया है। बोल्ड की जगह नॉर्मल कर देता हूँ, ये नॉर्मल हो गया। और यहाँ पर हम ले लेते हैं सेंस सेरिफ। जब आपको कोई ऐसा लिखना है जिसके अंदर स्पेस आ रहा होगा तो आप सिंगल क्वोट में लिख सकते हैं सेंस सेरिफ। तो ये सेंस सेरिफ हो गया है। और टाइम्स न्यू रोमन लिखना है तो टाइम्स न्यू रोमन। अगर आपको नहीं पता है कि फॉन्ट फैमिलीज क्या क्या होती है तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, नहीं तो आप बहुत सिंपल आइडिया है, आप MS वर्ड ओपन कीजिए। अगर आपके पास MS वर्ड है तो यहाँ पर MS वर्ड में ये जितने भी यहाँ पर आप फॉन्ट देख रहे हैं, ये सब कोई भी फॉन्ट आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है अल्जेरियन, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, तो D6 में हम क्या कर रहे हैं, इसको अल्जेरियन कर देते हैं, अल्जेरियन। और D6 में करना है तो इसकी प्रॉपर्टीज को D6 कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे मुझे जाना है, तो आप देखेंगे ये अल्जेरियन आ गया है, ठीक है ना। तो इसी तरह MS वर्ड में जितनी भी आप यहाँ पर फॉन्ट्स देखेंगे, ये सब कोई ना कोई फॉन्ट, जितने भी फॉन्ट्स आपके पास आपकी विंडोज में इंस्टॉल है, ये सब यूज हो सकते हैं, ठीक है ना। तो आप डिफरेंट टाइप के फॉन्ट्स यूज कीजिए। अगर आपको फॉन्ट्स, गूगल के फॉन्ट्स आपको यूज करने हैं तो हम आगे के सेक्शन में जाएंगे। तो डिफरेंट गूगल के जो फॉन्ट्स है, एक वेबसाइट है, उससे हम वो फॉन्ट को डाउनलोड करेंगे और अपनी वेब पेज में उसको इंक्लूड करना वो भी सीखेंगे, ठीक है ना। अभी के लिए बहुत सारे फॉन्ट्स आपके पास ऑलरेडी है, उन्हीं फॉन्ट्स के साथ आप यूज करके देखिए डिफरेंट टाइप के फॉन्ट्स, ठीक है ना। तो उसका आप एग्जांपल लीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास फॉन्ट्स आ गया। फॉन्ट्स के लिए एक छोटी सी बात मैं बता देता हूँ आपको, ये भी फॉन्ट आपकी जो है थोड़ा यहाँ आते हैं, ये आपका शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है। आप फॉन्ट को यूज कर सकते हैं, फॉन्ट वेट आप यूज कर सकते हैं, फॉन्ट साइज ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है, एंड फॉन्ट फैमिली। तो स्पेसिफिकली आप इन तीनों को अलग अलग यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये फॉन्ट वेट है, ये साइज है सॉरी, और ये फैमिली है। तो इनको अलग अलग भी यूज कर सकते हैं और सिंगल भी यूज कर सकते हैं। आई होप कि आपको फॉन्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
आप इन्हें दोनों तीनों तरीके से यूज़ करके देखिए, कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे वो प्रॉब्लम ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पर फाइल को कॉपी करता हूँ और न्यू फाइल ले लेते हैं और यहाँ से ये सारी डिव्स हटा देते हैं, सिर्फ एक रहने देते हैं, ये वाला साइज भी हटा देते हैं, सेव करते हैं। अच्छा, आगे का सेक्शन पहले हम देख लेते हैं हमें क्या कवर करना है। ऑल CSS प्रॉपर्टीज हमारी यहाँ पर है, ठीक है ना। कलर हो गया हमारे पास, बैकग्राउंड हो गया है, एंड मार्जिन एंड पैडिंग है, डायरेक्शन हो गया है, ठीक है। तो चलिए हम MS वर्ड को क्लोज कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो नई फाइल हमने जो लिया है हम उस तक आ जाते हैं, सेव करते हैं। तो यहाँ पर मुझे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के ऊपर काम करना है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग example.html, ठीक है ना। और मैं कुछ डेमो कंटेंट यहाँ से कॉपी करना चाहता हूँ, तो ये कुछ फॉन्ट यहाँ से ले लेते हैं, सेव, और इसका आउटपुट चेक करते हैं, ये यहाँ पर आ गया है, ठीक है ना। चलिए तो ये थोड़ा नीचे कर लेते हैं, मैं इसी को टेक्स्ट को थोड़ा सा कमेंट ये कर लेता हूँ। अच्छा, एक्चुअली मैंने यहाँ पर 500 की जगह ये दिया था, तो विड्थ हम यहाँ हाइट हटा लेते हैं, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर हाइट ले लेगा, ठीक है ना। चलिए ये आपको ऐसे दिखाई दे रहा है, तो मैं इसको क्या बोलता हूँ, यहाँ पर ये D1 है मेरे पास, D1, और यहाँ पर हम इसको विड्थ भी हटा लेते हैं, ठीक है, ऐसे एज इट इज रहने देते हैं। तो अब हमें पढ़ना है कि अगर मैं इन वर्ड्स के बीच में थोड़ा स्पेस डालना चाहता हूँ तो मैं कैसे करूँगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा वर्ड स्पेसिंग। तो वर्ड स्पेसिंग में आप देखेंगे कि हम यहाँ पर ले रहे हैं 10 पिक्सल्स। तो ईच वर्ड के बीच में जो स्पेसिंग है वो 10 पिक्सल्स का आ जाएगा, ठीक है ना। और ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर और ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। कम करना चाहते हैं तो ये इतना आ जाएगा, ठीक है ना। तो वापस मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ इस डिव को और यहाँ पर पेस्ट करते हैं और इसको हम कर देते हैं D2। तो D2 जस्ट ये आ गया। इस बार मैंने देखा है वर्ड स्पेसिंग, अब देखते हैं हम D2 में लेटर स्पेसिंग कैसे कर सकते हैं। लेटर स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग में आप एक लेटर के बीच में अगर कुछ स्पेस लगना चाहते हैं तो जैसे मैं 4 पिक्सल्स का डाल देता हूँ, तो ये देखेंगे ईच लेटर के बीच में स्पेस आ जाएगा 4 पिक्सल्स, ठीक है ना। आप इसे और बढ़ाना चाहते हैं तो 6 पिक्सल्स कर दीजिए, ये आपके अकॉर्डिंग है ना। तो ऐसे आप लेटर स्पेसिंग कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद हम एक और कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल V, और इसको D3 बना देते हैं। स्टाइल में जाते हैं, D3। तो वर्ड स्पेसिंग हो गया, लेटर स्पेसिंग हो गया। अब हम देख लेते हैं लाइन हाइट। लाइन HEIGST हाइट, यानी लाइन हाइट का मतलब क्या होगा। लाइन हाइट का मतलब होगा, अभी के लिए ओके मैंने बहुत कम दे दिया है, पहले हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। लाइन हाइट को डिफॉल्ट दिखा देता हूँ, क्या है ये आ रहा है। तो एक लाइन के बीच में, जैसे ये लाइन लिखी है द फील्ड ऑफ वेबसाइट डेवलपमेंट और उसके नीचे दूसरी लाइन लिखी है ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इन दोनों लाइन के बीच में मुझे स्पेसिंग करनी है। तो लाइन हाइट यहाँ पर हम ले लेते हैं जैसे 30 पिक्सल्स मैंने कहा, तो दोनों लाइंस के बीच में जो है ये हाइट हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप इसको मैनेज कर सकते हैं। 20 पिक्सल्स थोड़ा कम हो गया।
तो आपने देखा वर्ड, दोनों वर्ड्स के बीच में अगर स्पेस करना है तो वर्ड स्पेसिंग, लेटर के बीच में स्पेसेस डालनी है आपको तो लेटर स्पेसिंग, एंड लाइंस के बिटवीन आपको स्पेस डालना है तो लाइन स्पेसिंग, लाइन हाइट, ठीक है ना। ये 3 प्रॉपर्टीज आपने यहाँ पर ये देखी है, ठीक है ना। चलिए और वापस हम करते हैं कंट्रोल A, C एंड V। तो यहाँ से इसको हटा देंगे हम और वापस से सेव करेंगे फाइल को। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग example2.html और इसको आउटपुट देखेंगे, ये आ गया है, ठीक है ना। तो अभी हम D1 में देखते हैं। D1 में टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिख दिया है लेकिन मुझे इसको सबको कैपिटल में करना था। अब मैं वापस दोबारा से इसे कैप्स ऑन लेके लिखूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं एज इट इज CSS की हेल्प से यहाँ पर इसको अपर केस में करना चाहता हूँ। तो अपर केस लिखेंगे और सेव करेंगे, जस्ट ये सब कुछ अपर केस में आ जाएगा, ठीक है ना। चलो सेकंड में जाके देखते हैं क्या हो सकता है। D2 में मैं चाहता हूँ कि ये लोअर केस में आए। अगर इन केस अपर केस हो गया है, आपको लोअर केस में करना है तो लोअर केस, तो लोअर केस में तो ऑलरेडी है, ठीक है ना। और कुछ गड़बड़ हो गई है, ओके। D2 लोअर केस हो गया। देखिए T कैपिटल था, ये T भी यहाँ पर स्मॉल हो गया है, ठीक है ना। तो जो जो भी था अपर केस में वो सब कुछ लोअर केस में हो गया। थर्ड हम देखते हैं कैपिटलाइज। कैपिटलाइज कैसे होगा? कैपिटलाइज में आप देखेंगे कैपिटलाइज की स्पेलिंग गलत हो गई है। कैपिटलाइज ईच वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है, लेटर ऑफ ईच वर्ड वो अपर केस में हो गया तो इसको हम यहाँ पर बोलेंगे कैपिटलाइज, ठीक है ना। तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म हमने देख लिया है, ठीक है ना। अब हम करते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन में क्या होता है मैं यहीं पर बता देता हूँ आपको। टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट डेकोरेशन में आप अंडरलाइन कर सकते हैं। तो आप देखेंगे हर एक यहाँ पर एक लाइन आ गई है, अंडरलाइन हो गई है। थोड़ा जूम कर लेते हैं, ठीक ना। अंडरलाइन, अगर ये लाइन आपको नीचे नहीं चाहिए ऊपर चाहिए तो इसे हम बोलेंगे ओवरलाइन। तो लाइन ऊपर हो गई है। अगर आपको लिखना है जैसे स्ट्राइक थ्रू होता है तो उसे लिखेंगे हम लाइन, THROUGH, लाइन थ्रू। तो आप देखेंगे जैसे हमारा DEL टैग होता है या फिर S टैग होता है तो ये कट्टा हुआ हमें ऐसे दिखाई दे रहा है, तो इसको बोलते हैं हम लाइन थ्रू। अगर आप एक और इसकी प्रॉपर्टी होती है बाय डिफॉल्ट, अगर आपके पास लाइंस आ रही हैं आपको हटानी है तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, नन प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो नन के केस में यहाँ पर आ जाएगा। तो मैं वापस से आपको बता देता हूँ हमने क्या किया है। हमने टेक्स्ट डेकोरेशन किया है, डेकोरेशन, टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन में था अंडरलाइन, अंडरलाइन, दूसरा था ओवरलाइन, तीसरा था लाइन थ्रू और लाइन थ्रू और था नन, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज थी। दूसरी हमने प्रॉपर्टीज देखी हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, उसमें अपर केस, लोअर केस एंड कैपिटलाइज, कैपिटलाइज, ठीक है ना। तो ये चीज देखिए। एक और चीज होती है टेक्स्ट अलाइनमेंट, टेक्स्ट अलाइन। ये लेफ्ट होता है,
राइट होता है, सेंटर होता है एंड जस्टिफाई होता है, जस्टिफाई, ये प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है ना। तो अगर मैं इसे एज इट इज लिख दूंगा तो यहाँ पर ये कुछ गड़बड़ हो जाएगा, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। तो CSS में कमेंट करने का तरीका होता है, आप ये लगाइए, ये कमेंट हो गया, ठीक है ना। तो कुछ तो भी गड़बड़ हुई है यहाँ पर जिससे कि ये चेंज, अच्छा ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। हाँ ठीक है, तो अब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख कर छोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक div मैं अलग से ले लेता हूँ, Ctrl+C और यहाँ पर ले लेते हैं V और इसको D0 कर देते हैं, ये आ गया है, ठीक ना। और D0 को हम क्या करते हैं, यहाँ पर .D0 इसको हम लगाते हैं टेक्स्ट अलाइन, ALIGN अलाइन। बाय डिफॉल्ट तो ये लेफ्ट है, आप इसे राइट कर सकते हैं। जब आप राइट करेंगे तो देखेंगे ये इधर की साइड हो गया है, ठीक है ना, अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट हो गया है। आप इसको सेंटर कर सकते हैं, ये सेंटर हो गया है। आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं, तो आप देखेंगे दोनों साइड से ये जस्टिफाई हो गया, ठीक है ना। तो चलिए, हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टी देखी है, टेक्स्ट डेकोरेशन हो गया है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म हो गया, टेक्स्ट अलाइन हो गया, और साइड बाय साइड हमने अभी अभी कवर किया है वर्ड स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग एंड लाइन थ्रू। तो ये एग्जांपल्स हम मल्टीप्लिसिटी यहाँ पर कवर कर चुके हैं, ठीक है ना। अब हम देखने वाले हैं मार्जिन एंड पैडिंग। तो मैं वापस से इसको कॉपी कर लेता हूँ, एक नई फाइल बनाता हूँ और सब कुछ ये जो है यहाँ से हटा दे रहा हूँ और सिर्फ एक D0 छोड़ देते हैं, या D1 को रहने देते हैं, बाकी सब हटा देते हैं, स्टाइल्स हटा देते हैं जो भी हमने लगाया है, ठीक है। चलिए सेव करते हैं पहले, और यहाँ पर हम लगाएंगे मार्जिन एग्जाम्पल .html, और हम इसको ओपन करते हैं डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में, और स्टाइल भी हट गया था गलती से, वापस स्टाइल लगा लेते हैं, ये आ गया, ठीक है ना। तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, बॉडी डिव को D1 को एक विड्थ दे देते हैं, विड्थ 800 पिक्सल्स, हाइट 300 पिक्सल्स, बैकग्राउंड स्काई ब्लू, ये आ गया। और बॉर्डर हम देते हैं, सॉरी बॉर्डर कह रहा हूँ, बॉडी को हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर बैकग्राउंड देंगे, बॉडी को पिंक दे देते हैं, ये आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये जो डिव है जो कि 300 पिक्सल्स की हो रही है, मैं इसको 200 पिक्सल्स दे देता हूँ और 150 पिक्सल्स दे देते हैं, 150 पिक्सल्स आ गया। और इसी डिव को मैं यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ और यहाँ पर रख दे रहा हूँ div 2, ठीक है ना। अच्छा मैंने ये किया है, div को दे देते हैं इसको प्रॉपर्टी, तो आप देखेंगे यार क्या, एक्चुअली ये जो गैप आ रहा है br की वजह से, तो मैं ये गैप हटा दे रहा हूँ अभी, तो अब ये मिल गया है।
तो मैं चाहता हूँ कि इन दोनों डिव के बीच में एक सेपरेशन हो जाए, एक गैप आ जाए, एक मार्जिन आ जाए। यानी दोनों के बीच में अगर मुझे गैप देना है तो मुझे कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी, मार्जिन प्रॉपर्टी। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मार्जिन। देखिए मार्जिन भी एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होगी, इसके अंदर 4 वैल्यूज आती हैं, तो 0 0 0 0, ये 4 वैल्यूज। अब आपको ये समझना है कि चारों वैल्यूज कैसे काम करेंगी। तो ये जो डिव है ये एक बॉक्स टाइप है, बॉक्स की 4 साइड हो रही हैं, ठीक है ना। तो सबसे ऊपर वाली टॉप होती है, फिर ये राइट होगी, फिर बॉटम होगी एंड देन लेफ्ट होगी, और यही सीक्वेंस चलता है हमेशा, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। तो मैंने जो पहला 0 लिखा है विच मीन्स ये टॉप है, ये राइट है, ये बॉटम है और ये लेफ्ट है। तो मैं टॉप से बोल रहा हूँ कि 10 पिक्सल्स हो जाए, ठीक है ना, टॉप से 10 पिक्सल्स। तो आप देखेंगे 10 पिक्सल्स हो गए, दोनों के बीच में 10 पिक्सल्स का गैप आ गया। बॉटम से भी मैं 10 पिक्सल्स कर दे रहा हूँ, और यहाँ से भी 10 पिक्सल्स और इसको भी 10 पिक्सल्स मैं बोल दे रहा हूँ। तो सब जगह से 10 पिक्सल्स हो गया, ठीक है ना, इधर से भी। और अगर मैं सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी डाल देता हूँ तो क्या होगा, तो तब भी ये 10 पिक्सल्स। जब मैं सिंगल प्रॉपर्टी डालता हूँ विच मीन्स टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, आपने सबको 10 पिक्सल्स यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। अच्छा एक चीज आपने यहाँ पर कॉमन यहाँ पर देखी होगी कि इस साइड से अगर मैं प्रॉपर्टी ना भी दूं तो आप देखेंगे कि यहाँ से ना ये जो गैप आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा इसको जूम करते हैं, यहाँ से गैप 10 पिक्सल्स का बाय डिफॉल्ट आता है, ठीक है ना। तो इस गैप को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बॉडी में, क्योंकि ये कहाँ पर आ रहा है, बॉडी में आ रहा है, तो बॉडी का मार्जिन हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 पास करा देंगे। तो हम जब 0 पास कराएंगे तो आप देखेंगे वो बिल्कुल एज से मिल गई है, ठीक है ना। तो विच मीन्स जो बॉडी में बाय डिफॉल्ट मार्जिन आता है 10 पिक्सल्स का, वो आपने रिमूव कर दिया है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या देखते हैं, मैं मान लीजिए इस D1 को, सिर्फ D1 को मैं मार्जिन देना चाहता हूँ, मार्जिन। और मार्जिन कहाँ से देना चाहता हूँ, मार्जिन टॉप। तो मार्जिन टॉप से मैं 20 पिक्सल्स करना चाहता हूँ, तो आप देखेंगे मार्जिन 20 पिक्सल्स हो गया। अगर मैं इस टॉप की जगह लिखता हूँ लेफ्ट, तो लेफ्ट से 20 पिक्सल्स हो जाएगा, और मैं यहाँ से 50 पिक्सल्स करना चाहूँगा तो 50 पिक्सल्स हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर मैं लेफ्ट हटा देता हूँ तो अब क्या होगा, ये चारों साइड से 50 50 50 का मार्जिन ले लेगा। अब देखिए ये चारों साइड से इसने 50 का जो है मार्जिन ले लिया है, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको मार्जिन क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। मार्जिन के साथ साथ हम नीचे D2 में पैडिंग भी आपको क्लियर करा देते हैं। यहाँ पर पैडिंग भी ठीक वैसे ही होता है जैसे मार्जिन है, तो आप यहाँ पर 0 0 0 आप 4 टाइम्स टॉप के लिए बॉटम के लिए लगाएंगे, ये चारों साइड से पैडिंग भी जो है हमारी 0 0 आ गई। तो अगर मैं इसमें यहाँ पर एक सिंगल प्रॉपर्टी लिख देता हूँ 10 पिक्सल्स, तो आप क्या देखेंगे, डिव का जो साइज है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन जो आपका यूजेबल जो कंटेंट है वो उतना ही रहेगा। यानी ये जो हमारी डिव है कितना है, ये 800 बाई 150, तो जो आप यूज कर रहे हैं यूजेबल जो एरिया रहेगा वो तो ठीक उतना ही रहेगा, लेकिन चारों साइड से 10 पिक्सल्स ऐड हो जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है, मैं सेव करता हूँ और यहाँ पर आकर रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए आपने नोटिस किया है। चलिए मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ तो आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा। मैं इसको 50 पिक्सल्स कर दे रहा हूँ, तो ये चारों साइड से क्या हो गया है, 50 50 पिक्सल इसने मार्जिन ले लिया है। अब वापस इसको हटा देता हूँ, मैं 0 कर देता हूँ, तो क्या मतलब होगा, वापस देखो वो जो मार्जिन आया था, सॉरी पैडिंग आया था, वो रिमूव हो गया है। जो कंटेंट आपका लिखा हुआ है वो बिल्कुल एजेस से जाकर टच हो गया है, लेकिन ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है। अगर आप इसे सही से देखेंगे तो 20 पिक्सल्स दीजिए, अब देखने में आपको ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो 20 पिक्सल्स का यहाँ पर हो गया। आप इसे मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पर पैडिंग टॉप दे सकते हैं, विच मीन्स कि 20 पिक्सल सिर्फ टॉप में जाएगा, टॉप
अगर आप सिर्फ लेफ्ट में देना चाहते हैं तो 20 पिक्सल सिर्फ लेफ्ट में जाएगा, ठीक है ना। तो पैडिंग भी आप प्रॉपर्टी दे सकते हैं, तो पैडिंग के लिए भी मैं आपको बता देता हूँ और मार्जिन के लिए भी। तो मार्जिन टॉप हो सकता है, मार्जिन राइट हो सकता है, मार्जिन बॉटम हो सकता है एंड मार्जिन लेफ्ट हो सकता है। ठीक वैसे ही पैडिंग हो सकता है, ठीक है ना। तो इनकी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज कैसी होती है? मार्जिन आप पहली वैल्यू जो देते हैं वो टॉप के लिए होती है, फिर राइट के लिए होती है और बॉटम के लिए होती है, देन एंड लेफ्ट के लिए होती है। ठीक सेम प्रॉपर्टी आपकी पैडिंग के लिए भी होती है, ठीक है। अगर आप सिंगल वैल्यू देते हैं तो विच मीन्स वो टॉप में, राइट में, बॉटम में और लेफ्ट में सब में जाकर वो एसोसिएट हो जाती है। अगर आप दो वैल्यू देते हैं तो फॉर एग्जांपल आपने कभी ऐसे लिखा मार्जिन 10 पिक्सल्स और ये 20 पिक्सल्स, इसका मतलब होगा टॉप एंड बॉटम में तो 10 पिक्सल जाएगा और राइट और लेफ्ट में 20 पिक्सल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से इसको कट कर देते हैं और यहाँ पर लाकर इसको हम लिख देते हैं, ठीक है ना। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए 10 पिक्सल्स टॉप में एंड बॉटम में रह गया एंड ये इधर से जो आपको दिखाई दे रहा है ये 50 पिक्सल्स हो गया, 10 पिक्सल्स ऊपर से रह गया, ठीक है ना। मैं इसे 50 की जगह यहाँ पर 100 पिक्सल्स कर देता हूँ तो ये 100 पिक्सल्स हो गया, ठीक है ना। ऐसे ही मैं यहाँ पर 10 की जगह 20 करता हूँ तो आप देखेंगे बॉटम से एंड टॉप से 20 पिक्सल्स हो गया, तो ये मार्जिन हो गया। मार्जिन के अंदर एक और प्रॉपर्टी होती है, तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, इस डिव को यहाँ पर कॉपी करता हूँ और डिव को यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ और इसको बोलते हैं हम D0, ठीक है ना। तो ये D0 ऊपर आ गया है। तो अब D0 में हम क्या कर रहे हैं, .D0 नाम की जो हमारी एक क्लास है इसको मार्जिन यहाँ पर ऑटो रख दे रहे हैं। तो आप देखेंगे जब आप ये ऑटो रखते हैं तो ये क्या करेगा, ये आपके डिव को, जो पर्टिकुलर जो भी आपका एलिमेंट है जहाँ पर भी आपने मार्जिन अप्लाई किया है, इसको पेज के मिड में ले जाएगा, ठीक है ना। तो आप चाहते हैं कि ऊपर से कुछ पिक्सल्स आपको मिलने चाहिए, यानी 20 पिक्सल्स आपको ऊपर और नीचे से मिलने चाहिए, बाकी लेफ्ट एंड राइट के लिए आप इसमें ऑटो रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मार्जिन ज़ीरो ऑटो भी यूज़ होता है उसके लिए, अक्सर करके देखेंगे। तो टॉप से बॉटम से ज़ीरो और यहाँ से आपने क्या किया, मार्जिन किया। अगर आपकी विड्थ जो है थोड़ी कम कर लेते हैं जैसे 600, तो आप देखेंगे ये। और मैं इसी जगह यहाँ पर पैडिंग भी ऐड कर देता हूँ 20 पिक्सल्स। तो 20 पिक्सल्स अगर आप पैडिंग करते हैं तो ये कुछ आपको डिव ऐसे दिखाई देगी, ठीक है ना। तो मार्जिन ऑटो क्या कर रहा है, मार्जिन ऑटो आपको क्या कर रहा है, राइट एंड लेफ्ट में आपको मिड में ले जाकर वो बेसिकली छोड़ दे रहा है, ठीक है ना। चलिए, मार्जिन एंड पैडिंग भी आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप कमेंट कीजिए, अपनी प्रॉब्लम्स पूछिए, ठीक है ना। कोई कोड अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो स्पेसिफिक आपको प्रॉब्लम अगर आ रही है तो उससे मुझे आप ये पूछ सकते हैं। वैसे तो आगे वाले सेशन में
हम जब पूरा पेज लेआउट डिजाइन करेंगे तो ये सब चीजें बेसिकली जितनी भी प्रॉब्लम्स आपके सामने आएगी मैं सबको वन बाय वन रिमूव करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर मार्जिन एंड पैडिंग भी यहाँ पर कवर कर लिया है, ठीक ना।